पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग सूहो को पता चलता है कि यहाँ पे ली मिनसान नाम का कोई बंदा है जो कि रिपर गिल्ड में वाइस कैप्टन है। वो ही है इन सारे स्टार पाउडर बिजनेस के पीछे। और वही नहीं, यहाँ पे और एक बंदा है जो कि डायरेक्टली एपोस्टाइल द्वारा भेजा गया है, जो कि ली मिनसियान के भी ऊपर है। और अब वो उन सब के बारे में पता लगाना चाहता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम किसी बिल्डिंग में देखते हैं किसी को पार्टी करते हुए, और वहीं पे हम देखते हैं ली मिनसियान को। वो पार्टी कर रहा था, बहुत सारी लड़कियों के साथ था। अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहता है, ये सच में काफी आसान है। पब्लिक की ओपिनियंस कितनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तभी मोबाइल पे वो रिपोर्ट पढ़ता है जहाँ पे लिखा हुआ था रिपर गिल्ड वाइस मास्टर ली मिनसियान। उसके ऊपर कोई भी एलिगेशंस नहीं है। जो भी रिपर गिल्ड के द्वारा स्टेप्स लिए गए थे वो सब कुछ पब्लिक की भलाई के लिए ही थे। ऐसे और काफी सारे आर्टिकल्स उसके ऊपर बनाए गए हैं जो कि पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। तभी वहाँ पे कोई आती है और कहती है, ओ माय, देखो तो कौन आया है। क्या तुम हंटर इंडस्ट्री से भाई हीरो तो नहीं हो ना? वो उसे देखते हुए कहता है, ओह मैडम। हम वहाँ पे एक औरत को देखते हैं। वो कहती है, शायद तुम्हें पहले मुझसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए था जब तुम पहली बार यहाँ पे आई थी। और उसके पास आके सारे लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये देख के ली मिनसियान कहता है, तुम्हें क्या लगता है हर एक चीज तुमको बताना जरूरी है क्या? ये सुन के वो कहती है, कम ऑन, तुम्हें पता है मैंने वो सब वैसे नहीं कहा। और सोचती है, व्हाट अ हॉरिबल पर्सनालिटी। सोने के चम्मच मुंह में लिए पैदा हुआ है और साथ में एक कोरियन सुपरस्टार, वो भी अपने यूथ में था। ये बोलना अजीब नहीं होगा, इन सब की वजह से इसकी अहंकार आसमान छू चुका है। वो आसमान छू चुकी है। ऑफ कोर्स इसके बाद वो खतरनाक मंजर, वो कैटाक्लिज्म, जिसके बाद उसका यही अहंकार पूरी तरह से क्रश्ड हो चुका था। तब ये न्यूज चारों तरफ फैला हुआ था। सुपरस्टार सेलिब्रिटी ली मिनसियान रीअवेकन हो चुका है और वो ए रैंक हंटर बन चुका था। ये चारों तरफ एक पब्लिक सेंसेशन था, पर उससे भी ज्यादा कुछ अगर था तो वो था उसकी ही पर्सनल ड्राइवर। वो उन्हीं कुछ हंटर्स में से बन चुका था जो कि बहुत कम होते हैं, एक एस रैंक हंटर। और जैसा कि लग रहा है ये साउथ कोरिया में एक नेशनल हेडलाइन बन चुकी थी। जो स्पॉटलाइट था वो अब ली मिनसियान से उठ के उसके ड्राइवर पे पूरी तरह से फोकस हो चुकी थी। जो पावर डायनामिक था वो शायद कभी ऐसे चेंज होना नहीं चाहिए था, पर वो एक दिन अचानक पूरी तरह से बदल गई। पर पता नहीं तब क्यों, किसी रीजन की वजह से उसने अपने ही ड्राइवर लिम त्याग्यू उसकी बनाई हुई गिल्ड में शामिल हो गया। और तभी ये सब सोचने के बाद कहती है, ओके चलो बिजनेस के बारे में अभी बात करते हैं। ली मिनसियान कहता है, बिजनेस किस तरह का? वो उसके कान के पास जाके कहती है, स्टॉप प्लेइंग डम्ब। तुम्हें पता है मैं स्टार पाउडर के बारे में कह रही हूँ। अच्छा, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं एक साथ काफी सारा बाई करूँ? ये सुन के वो अपना ग्लास नीचे रखते हुए थोड़े से गुस्से में कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर खो दिए हैं और एक फैक्ट्री भी। अब मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि तुम्हारी इस तरीके की डिमांड मैं पूरा कर सकूं। वो कहती है, अरे ऐसा तो कुछ नहीं है जो कि वाइस गिल्ड मास्टर ली मिनसियान ना कर पाए, और तुम कह रहे हो कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। ये थोड़ी सी हंसने वाली बात है। ली उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, वेल मैं अपने बिजनेस पार्टनर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और सोचता है, अब लगता है कि मुझे उसे ढूंढना ही होगा। पता नहीं क्यों लेटली वो काफी बेपरवाह हो चुका है। तभी हम एक बिल्डिंग के अंदर किसी को देखते हैं सामने देखते हुए, और उसके ही पीछे हम दो बंदों को देखते हैं जिनके सर पे वही ग्लो कर रहा है जो कि इथारिम्स के बंदों पर या फिर इथारिम्स के दूध पर ग्लो करते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। ग्रे, एसील और सुओ सब मिलके खतरनाक तरीके से सारे गॉब्लिन्स को मारते हुए जा रहे हैं। उन सबको खत्म करने के बाद सुओ बेरू से कहता है, गॉब्लिन्स की नेक्स्ट दल को बुला रहा हूँ। ये देख के बेरू सोचता है, यंग मोनार्क लगता है कि वो काफी इम्पेशेंट हो चुका है मेरे पहले वाले बातों के कारण। तभी हमें थोड़े से पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेरू सबको समझा रहा था कि उनका गोल उसी एपोस्टाइल या फिर इथारिम्स के दूध के बारे में पता लगाना, वो भी ली मिनसियान से, जो कि अभी टॉप पे बैठा हुआ है। पर उससे सामना होते ही खतरनाक एक बैटल होने वाला है। सुहो कहता है, तो फिर बताओ तुम ही कैसे हम उससे इंफॉर्मेशन निकाल पाए। बेरू कहता है, अगर वो कन्फेस ना कर दे
तो फिर मुझे खुद उसे डिवाइड करना होगा और चेक करना होगा। माइलिक ने मुझे पूरी परमिशन दी है कि मैं किसी ह्यूमन को भी डिवाइड कर सकता हूँ जब तक कि वो इविल हो, पर ये तभी काम करेगा जब तुम ली मिनसियांग को हरा दोगे। जब हम लोग हंटर एसोसिएशन में गए थे तब मैंने काफी सारे हंटर्स को देखा था। उनकी रैंक्स को देखने के बाद और तुम्हारी ताकत को देखने के बाद तो फिर अभी के लेवल पे तुम एक सी रैंक हंटर हो। ये देख के सूहो को थोड़ा सा अजीब लगता है। और ग्रे वो डी रैंक हंटर, एसिल है सी रैंक हंटर। ये सुन के एसिल सोचती है, अरे यार काश मेरे पास मेरे पावर्स होते। और यंग मोनार्क, अगर आप ग्रे के साथ भी अपने आप को जोड़ ले फिर भी बेयरली आप एक बी रैंक हंटर बन सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है सेम रैंक के अंदर भी अलग अलग डिफरेंस होते हैं। हमारे पास अब इतनी ज़्यादा ताकत ही नहीं है कि हम ए रैंक हंटर ली मिनसियांग को हरा पाए। तभी एसिल पूछती है, बेरू आपकी रैंक क्या है? वो कहता है मैं हूँ मार्शल। पर एसिल कहती है, क्या? पर यहाँ पे तो तुमको प्राइवेट या फिर सीक्रेट दिखा रहा है। ये सुन के बेरू को गुस्सा आता है और कहता है, मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। पर ये सब बातें सुन के सूहो को हम थोड़ा सा सैड देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सूहो ने अपने डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया, काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी जीत लिए हैं, पर अभी भी वो खुश नहीं है। वो इन सारे रिवॉर्ड से खुश नहीं है और सोचता है अब वो काउंट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जबकि मैंने जो बोला गया था उससे ज़्यादा गॉब्लिन्स को मारे हैं। फिर भी लगता है कि हाइड एंड रिवॉर्ड वो एक बार ही आते हैं। तभी वो रैंडम लूट बॉक्स को खोलता है। उसमें से एक रिंग निकलता है जिसका नाम था अशन रिंग, जो कि उसकी सेंस को 5 पॉइंट प्लस करता, पर इससे भी उसको उतना ताकत नहीं मिला। ये देख के वो सोचता है इवन अभी भी मेरे पास इतना ज़्यादा ताकत नहीं है, या फिर ये कोई सिचुएशन को चेंज नहीं करता। अब तो बहुत दिन हो चुके हैं मैं ऐसे गॉब्लिन्स को मारे जा रहा हूँ, पर मेरे लेवल्स अब इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अब मैं और ज़्यादा फास्टर ग्रो होना चाहता हूँ, पर यहाँ पे बहुत कम रास्ते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, डेंजन के अंदर जाना होगा और उसके बाद कोई मैजिक बीस्ट को डिफीट करना होगा अगर मुझे सच में लेवल अप करना है। सीन शिफ्ट होता है, वो घर आ चुका है। वहाँ पे अपने स्टैट्स और सब कुछ देखता है, न्यूज़ देखता है, पर वहाँ पे उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं था सिवाय कि माइनिंग और हाउलिंग टीम के। वो ये देख के बेरू को कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था कोई ऐसा स्ट्राइक स्क्वाड नहीं है जो कि एक मेरे जैसे ई रैंक हंटर को चाहता है अपने कामों के लिए। यहाँ तक कि हंटर एसोसिएशन ने भी कह दिया है कोई भी हंटर बिना परमिशन के अंदर जा नहीं सकता। बेरू कहता है, क्यों ना तुम अपना रिवैल्यूएशन करो? वो कहता है, नहीं, अगर मैं फिर से रिवैवेकन हो जाऊंगा मेरे बारे में सब आर्टिकल लिखेंगे, हंटर एसोसिएशन के हेडलाइन में होम पेज में आर्टिकल लिखा जाएगा, तो फिर मुझे ये सब कुछ अवॉइड करना होगा क्योंकि अब इतारिम की दूध वो इसी पृथ्वी पर है। तो फिर मैं भी अब अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूँ, स्पेशली जब मैं ली मिनसियांग तक को हरा नहीं सकता। एपोस्टाइल उसे तो छोड़ ही दो। ये सुन के बेरू कहता है, अगर एपोस्टाइल के बारे में ही तुम सोच रहे हो तुम्हें अभी के लिए उतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग मेरे पहले यहाँ पे आए हैं तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो अभी के लिए उतने पावरफुल नहीं होंगे, क्योंकि वो भी मेरे तरह ही डायमेंशनल ट्रैवल करके आए हैं। सूहो कहता है, क्या डायमेंशनल ट्रैवल? बेरू कहता है, हाँ, डायमेंशनल ट्रैवल करने के लिए तुमको स्पेस से कई दूर गुजरना पड़ता है और वहाँ पे एक चीज़ है जिसका नाम है डायमेंशनल रिफ्ट। उसको सबसे पहले क्रॉस करना होगा। हाउएवर उसके डायमेंशनल रिफ्ट के वर्ल्ड्स काफ़ी नैरो होते हैं, यहाँ तक कि उनके अंदर ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो कि माना के साथ क्लैश करते हैं। अगर तुम उनको फोर्सफुली एक्सपेंड भी करने की कोशिश करते हो वो फिर से रिट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब एक ही समझो, जो बीइंग जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा माना होगा, उसे डायमेंशनल रिफ्ट से ट्रैवल करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा और उसे आने के लिए उतना ही ताकत की ज़रूरत भी होगा। और इसीलिए उनका जो इतना वास्ट आर्मी, इतने बड़े आर्मीज है जो कि आउटर स्पेस में फाइट कर रहे हैं, वो इस गैलेक्सी में आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि इसीलिए माई लीग वो भी यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं आ पा रहे हैं। ये सारे बातें सुन के सूहो कहता है, इसका मतलब जो जितना वीक होगा, जो जितना कमज़ोर होगा, वो उतनी जल्दी डायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है। अब समझा क्यों उन्होंने ब्रोकी और बाकी डिमंस का यूज़ कर रहे हैं। अगर सच में इतारिम्स की इन्वेशन बाकी फ्यूचर में होने वाले हैं तो फिर अब मेरे लिए ये परफेक्ट टाइम है ग्रो करने का। उसे ये बात करते हुए देख के बेरू सोचता है, आई सपोज अब समय आ चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम संग जिनबू और बेरू को आमने सामने देखते हैं। जिनबू कहता है, बेरू मैं बता नहीं सकता पृथ्वी की हालत वो कैसी है, और इसीलिए
मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जब तुम वहाँ पे पहुँचोगे, तुम क्या करोगे वो सब कुछ तुम्हारी मर्जी होगा। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो ये लो और चले जाओ। तभी उसके सामने और एक की को देखते हैं। जिनबो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है वो संग सूहो के लिए एक बहुत अच्छी मदद साबित होगी। तभी प्रेजेंट में आता है। बेरू सोचता है माई लीग ने मुझे ये की दिया था यूज करने के लिए, अब मैं इसे यूज करूंगा। पर तभी सूहो चिल्लाता है। बेरू कहता है यंग हो ना। सूहो मोबाइल बाहर निकालते हुए कहता है अरे इस बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं जब सीक्रेटली गेट पे एंटर कर सकता हूँ, वो भी बिना कोई रूल्स को तोड़े हुए, ये तो परफेक्ट है। अरे यार मैं बिना सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम एक बिल्डिंग में देखते हैं। सूहो बैठा हुआ है। तभी आवाज आता है बहुत दिन हो चुके हैं सूहो, तुम्हारे अवेकन होने के बाद ये पहली बार है ना जब हम लोग मिल रहे हैं। मैं सोच ही रहा था कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, वो भी अवेकन होने के बाद, वो भी ऐसे अचानक। आखिर क्या हो सकता है। पर मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए एक बिजनेस प्रपोजल लेके आओगे। तुम सच में काफी बड़े हो चुके हो सूहो। सूहो कहता है हाँ मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर ले आया हूँ जो कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। बेरू को देखते हैं। वो सोचता है एज एक्सपेक्टेड वो उस बंदे के पास पहुंच चुका है जिसके बारे में खुद माई लीग ने मेंशन किया था। तभी देखते हैं यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि जिन्हो को टैबलेट हाथ में लेके कहता है तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें इनफ सपोर्ट करे ताकि तुम्हें गेट तक जा सको। काफी अच्छा है सूहो। ये कह के वो स्माइल करने लगते हैं। अब हम देखते हैं यो जिन्हो प्रेसिडेंट ऑफ आजिन सॉफ्टवेयर। अगर आपने सोलो लेवलिंग देखा होगा तो आपको पता है उसने बाद में अपने पापा से अलग होकर अपने लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाया था। सो अब जिन्हो उसकी कैसे मदद करेगा, सब कुछ अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कर लो। आगे एपिसोड के शुरू में हमें एक गेम के बारे में बताया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है 1,24,17,781 प्लेयर्स के बारे में जो कि इसे खेल सकते हैं। ये एक तरह का वर्चुअल रियलिटी गेम है जो कि अभी भी अपने टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है जबकि इसे रिलीज हुए 4 साल हो चुके हैं। इस गेम का नाम है ब्यूटीफुल वर्ल्ड। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था इंडस्ट्री का एक इस तरह का ग्रेटेस्ट गेम बनाया जाएगा, वो भी एक ऐसे कंपनी के अंदर जिसे बनाने वाला एक इमेच्योर बड़े बिजनेसमैन का बेटा होगा। ये और कोई कंपनी नहीं बल्कि आजिन सॉफ्टवेयर कंपनी है। हम देखते हैं सूहो यहाँ पे आजिन सॉफ्टवेयर कंपनी में आ चुका है। तभी एक बंदा उसे देखते हुए कहता है हाँ मैं आपके लिए वेट कर रहा था, हमारे प्रेसिडेंट ने बताया था कोई इम्पोर्टेंट है जो कि मिलने आने वाला है। सूहो आसपास देखता है, सभी को देखते हुए सोचता है ये पहली बार है जब मैं अपनी अंकल की कंपनी में आ रहा हूँ। पर पता नहीं क्यों आसपास इतने सारे लोग, सब में ज्यादातर अवेकनिंग बंदे हैं। तभी वो बंदा कहता है शायद तुम्हें ये अजीब लग रहा होगा, हमारी कंपनी में काफी सारे एम्प्लॉयज अवेकनर्स हैं। ये सुन के सूहो थोड़ा सा हैरान होता है पर वो बंदा तभी कहता है अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, वैसे भी हर कोई नहीं चाहता कि वो लोग डेंजन में जाए और फाइट करे। अगर अच्छी सैलरी मिले तो वो लोग एक नॉर्मल जिंदगी ही जीना पसंद करते हैं। और इसके भी अलावा जब तक वो लोग हमारे साथ हैं हमारी इस कंपनी को भी थोड़ा सा सपोर्ट तो मिलता ही है और हमें गार्ड्स भी मिल जाते हैं। तुम्हें पता है हमारे कंपनी में कुछ काम है जो कि हंटर्स कर सकते हैं और वैसे भी एक प्रोजेक्ट है जो कि डेवलपमेंट में है, हालांकि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। सूहो सोचता है क्या हंटर्स से जुड़े हुए ये लोग कोई गेम बना रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम जिन्हो को देखते हैं। वो देख के कहता है वाओ देखो तो कौन है। बहुत समय हो चुका है सूहो, है ना? कितने दिन हुए हैं हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं। जब से कोरिया आर्ट्स यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था, तुम्हें पता है मैं और तुम्हारी आंट्स कितने ज़्यादा चिंता में थे। सूहो कहता है माफ़ करना मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था उसके बाद से। आई एम सो सॉरी अंकल। जिन्हो कहता है हाँ छोड़ो भी, वैसे तुम्हें देख के लग रहा है तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो सूहो। पर सूहो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए तभी अपने बैग से टैबलेट बाहर निकालते हुए कहता है अंकल आपको ये देखना चाहिए। जिन्हो कहता है क्या तुम इतनी जल्दी बिजनेस पे उतर आए हो, इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं सूहो। और तभी हमें वही कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। यानी वो उस टैबलेट को देखते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जब तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे, पर अब देखता हूँ तो तुम मेरे लिए एक बिजनेस प्रपोजल लाए हो। सूहो कहता है मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जो कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते अंकल। ये सुन के और उस टैबलेट को देखते हुए जिन्हो कहता है तो तुम चाहते हो तुम्हारे अंकल इतना एनफ सपोर्ट करे कि तुम गेट के अंदर एंटर कर सको। सूहो कहता है हाँ बिल्कुल,
आपको बस करना है, आप मेरी गेट खरीदने में मदद करेंगे और उसके बाद गेट के अंदर जाने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद गेट के अंदर जो भी मिलेंगे, जैसा भी एसेंस स्टोन या फिर कुछ भी मिलेंगे, मैं वो आपकी कंपनी को सौंप दूंगा। आपको पता है मैं इजीली एक डी या फिर सी रैंक के डेंजन को क्लियर कर सकता हूँ। यह सुनकर जिन्हो कहता है, क्या तुम अकेले? सच में? तुम तो एक ई रैंक हो ना? सुहो कहता है, एक्चुअली मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं कर सकता हूँ अकेला। पर यह सुनकर जिन्हो कहता है, सुहो क्या तुम्हें पता तो है ना मैं भी एक अवेकनर हूँ। हालांकि मैं एक डी रैंक का अवेकनर हूँ, फिर भी मेरा रैंक तुमसे ज़्यादा है और मैं खुद अकेला कोई भी डेंजन को क्लियर नहीं कर सकता। सुहो सच सच बताओ, क्या तुम सच में इसलिए तो गेट के अंदर एंटर नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारी मॉम और तुम्हारी डैड जब कैटाक्लिज्म हो रहा था इन सब से जुड़े हुए हैं? सुहो जिन्हो को कितना भी समझाने की कोशिश करता पर जिन्हो उसकी बात मानता ही नहीं। तभी हम देखते हैं बेरू आता है और कहता है, यंग मोनार्क क्या सच में आप उसे ये सब कुछ बताने वाले हैं? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंकल वही है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ। तभी कहता है, अंकल मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ, एक्चुअली मैं एक अवेकनर हूँ जो कि लेवल अप कर सकता है। जिन्हो चौंकता है और कहता है, क्या लेवल अप? वो कहता है, हाँ अभी हमारे पृथ्वी पे आउटर स्पेस से आए हुए कुछ इन्वेडर्स छुपे हुए हैं और उनको हराने के लिए मुझे मैजिक बीस्ट को मारना होगा और लेवल अप करना होगा। सच में अंकल मैं सच कह रहा हूँ, मुझे डेंजन के अंदर जाना ही होगा ताकतवर बनने के लिए। अगर मैं सच में उन्हें रोकना चाहता हूँ तो मुझे ये करना ही होगा। ये सुन के तभी जिन्हो कहता है, सुहो ये जो बात तुम कर रहे हो क्या तुमने कहीं से सोलो लेवलिंग प्रोजेक्ट नाम के कुछ सुना है? ये सुन के सुहो चौंकता है और कहता है, क्या अंकल सोलो लेवलिंग? वो कहता है, ओह अब मुझे समझ में आया, ये किसी तरह का प्रैंक है ना? तुम्हें पता है जो चीज़ अभी तुमने कहा है वो एक तरह का सिंगल प्लेयर गेम है जो कि हमारा कंपनी अभी प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जो कि अकेला लेवल अप कर सकता है अलग अलग अवेकनर्स के बीच, और पता है वो भी ई रैंक से स्टार्ट करता है और उसके बाद एस रैंक या फिर उससे भी ऊपर चला जाता है। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनता है और इस दुनिया को बचा लेता है। ये सुन के सुहो सोचता है, क्या पर ये तो पापा का स्टोरी है ना? जिन्हो हंसते हुए कहता है, एनीवे सुहो अगर सच में ये तुम्हारा प्रैंक है क्योंकि तुमने मेरे किसी एम्प्लॉय से ये सुना है तो फिर तुम फेल्ड हो चुके हो। पर तभी बेरू को वहाँ पे देखते हैं। बेरू कहता है, क्या फेल्ड? शायद तुम्हें ही पिछले दुनिया की कुछ मेमोरीज अभी याद आते हैं जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया है। वो अपने साइड में बेरू को देखता है, डर जाता है, चिल्लाने लगता है, सुहो ये एंड फेस ये आखिर क्या चीज़ है? तभी बेरू सुहो को देखते हुए कहता है, यंग मोनार्क क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? सुहो कहता है, बेरू कब? पर तभी बेरू उसे देखते हुए कहता है, एक ऐसा टाइमलाइन था जिसे कि अब भुला दिया गया है। तुम बस एक सबऑर्डिनेट थे, वो भी माई लीग के, जो कि हमेशा उनके पीछे घुमा करता था। तुम वही बीइंग हो जिसने कि माई लीग को फाइट करते हुए लड़ते हुए सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया था। वही पावरफुल और थ्रिलिंग मोमेंट्स तुम्हारे अंदर इम्प्रिंटेड है जिसके वजह से इस दुनिया में अब वो प्रोजेक्ट हो रहा है। ये सुन के जिन्हो कहता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? बेरू तभी उसी चाबी को निकालते हुए कहता है, शायद तुम्हें अभी समझ में ना आए पर बात करने से अच्छा ये तुम्हें जल्दी समझा देगा। और तभी उसके छाती के पास वो उस चाबी को लेके घुमा देता है और कहता है, ये एक प्रेजेंट है माई लीग की तरफ से। दूसरी तरफ इस चाबी को घुमाते ही जिन्हो किसी अजीब सी दुनिया में चला जाता है। सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि उसके सामने कोई आ रहा था और कोई नहीं बल्कि वो खुद था, पास्ट लाइफ का जिन्हो। और तभी एक एक करके हम देखते हैं उसे सब कुछ याद आने लगता है। जिन्हो के साथ कैसे उसका जाना, कैसे टूर, क्या क्या उसने करा था, सब कुछ, कैसे वो उसका दोस्त था या फिर भाई था, वो सब कुछ। और ये सब कुछ याद आते ही हम देखते हैं जिन्हो की आंखों से पानी बहे जा रहा है। वो अब ठीक से कुछ भी कह नहीं पा रहा है, बस रोए जा रहा है। दूसरी तरफ सुहो बेरू से पूछता है, बेरू तुमने अभी अभी उसके साथ क्या किया है? वो कहता है, चिंता मत कीजिए इसके बारे में, उसको बस सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा है जो भी उसके साथ हुआ था। कुछ देर बाद वो अपने आप को शांत करता है और सुहो को देखते हुए कहता है, अब समझा तो उसका जो लिमिटलेस पावर है वो अब तुम्हारे अंदर पास ऑन हो चुका है। सुहो समझाने की कोशिश करता है, हाँ वो तो चुका है पर ये थोड़ा सा अलग है। जिन्हो की फेस को हम पूरी तरह से लाल देखते हैं क्योंकि उसे अब भाई सब कुछ याद आया है और कौन ऐसे पागल नहीं होगा। वो कहता है, गॉड ऑफ आउटर स्पेस, तो वो अकेला ही उन सारे भगवानों से लड़ रहा है, या फिर क्या कहते हो तुम उन्हें,
इतारिम्स उनसे लड़ रहा है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, वो ऑलरेडी किसी डिफरेंट स्केल पे ही पहुंच चुका है। वहाँ पे हम बहुत सारे टिश्यू पेपर को देखते हैं, मतलब बंदा अभी भी रोए जा रहा है और सुहो से कहता है, ऑनेस्टली तुम ऐसी सिचुएशन में मेरे पास बिजनेस प्रपोजल लेके आए हो ताकि तुम अपना काम बहुत ही आराम से कर सको। सच में तुम भी अपने पापा की तरह जिद्दी हो। ये सुन के सुहो हंसने लगता है। जिन्हो कहता है, ओके ठीक है, अब जबकि मैं सब कुछ जानता हूँ तो मैं अब तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता या फिर कडलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुन के सुहो बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर जिन्हो सोचता है इसका मतलब बस एक ही है, वो शायद बहुत ख़तरनाक मॉन्स्टर या फिर क्रीचर्स से बाहर की दुनिया में अकेला ही लड़ रहा होगा। पर अब जबकि वो चाहता था कि मेरी मेमोरीज वापस आए, इसका मतलब तुमने मुझे एक चांस दिया है संग जिनबू मदद करने का। और तभी कहता है, ठीक है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सुहो की मदद करूँगा। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम सुहो को देखते हैं मास्क पहने हुए। वो आता है, उसके सामने हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि अवेकनर्स है, और वहीं पे हमें गेट को देखते हैं। उन सबको देखते हुए वो सोचता है, ये सारे हैं वो सब जो कि सिर्फ फील करने के लिए है। वो आगे जाने लगता है, पर तभी वहाँ से एक बंदा कहता है, क्या सच में कि हमें बस यहाँ पे बैठे रहने का पैसा मिलेगा, हमें गेट के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है? सुहो कहता है, हाँ बिल्कुल। वो बंदा कहता है, पर क्या सच में तुम वहाँ पे अकेला जाना चाहते हो? मुझे नहीं पता ये क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंट या फिर तुम्हारा स्किल, पर तुम एक बहुत रेकलेस मूव ले रहे हो। आई होप कि ये तुम्हें पता है। वेल, अगर सच में तुम्हें वहाँ पे अंदर जाने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो तो हमें बुला लेना, हम यहीं पे बैठे हैं। हाँ जानता हूँ हम लोग उतने ताकतवर नहीं हैं, पर जितना है उतने में हम थोड़े से मदद तो कर ही सकते हैं। ये सुन के सुहो खुश होता है और थैंक यू कहता है, और गेट के अंदर जाते हुए कहता है, ठीक है, इसके बाद अगर मदद की ज़रूरत होगा तो मैं ज़रूर तुम लोगों को बुलाऊंगा। और अंदर जाते हुए सोचता है, पापा ने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है और इसीलिए ये सब मुझे और जल्दी करना होगा। तभी देखते हैं वो ग्रे और एसिल को बुला लेता है और खुद भी अब लड़ने के लिए तैयार होता है और सोचता है, मैं नहीं चाहता सारा बोझ वो अपने ऊपर ही ले ले। और तभी देखते हैं उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स, उनको मारने के लिए सुहो अब आगे जाता है और बस सोचता है, ठीक है चलो लेवल अप करते हैं। ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 23 में आप सबका स्वागत है। इस चैप्टर में, इस एपिसोड में आपको वो पहला इतारिम देखने को मिलेगा जो कि पृथ्वी पर आया है। अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जल्दी से जाके देख लो, उनमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और ऐसे ही सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक और बहुत सारे एनिमेस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एपिसोड के शुरू में हम एक गाड़ी को एक बिल्डिंग के पास देखते हैं। वहीं से ली मिनसियांग वाइस गिल्ड मास्टर वो उतरता है और अपने ड्राइवर को वहीं पे खड़ा रहने के लिए कहता है। आगे जाते हुए सोचता है, हम लोगों को लास्ट मिले हुए 3 महीने हो चुके हैं। और तभी बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। वहाँ पे जो आदमी था वो उसे देखते ही पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं, ओह क्या आप वही बंदा है ना जिसे कि न्यूज में दिखाया जा रहा है, द वाइस गिल्ड मास्टर ऑफ द रीपर गिल्ड, ली मिनसियांग। ये सुन के वो सोचता है, अरे लगता है मैं अपने आप को और छुपा नहीं सकता। वेल, सच कहूँ तो ये अच्छा ही है। पब्लिक में अपना एक अच्छा इमेज बना रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने मास्क उतारते हुए कहता है, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी सर, आपका दिन शुभ हो। वो उसे बाय कहते हुए आगे जाने लगता है। ये सुन के वो आदमी हंसते हुए कहता है, हाँ सर, आप लोग बिल्कुल एक हीरो हो। वो सोचता है, हाँ बिल्कुल, वो आंखें जिनमें एडमायरेशन भरी हुई है। लोगों को तो मुझे ऐसे ही देखना चाहिए, एक ऐसा बच्चा born as the son of the vice president of Yosin Construction। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत पहले से, जब मैं छोटा था तब से ही काम कर रहा हूँ। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, और उसके बाद मुझे एक रोल मिला जिसमें मुझे टाइटल मिला द एशियन प्रिंस। और सिर्फ यही नहीं, कैटाक्लिज्म के बाद मैं एक हाई ए रैंकर बना, जिसके वजह से एलिटों में भी एलिट में मेरा नाम आता है। पर फिर सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। मुझे लगा मैं हमेशा फूड चेन की टॉप में ही रहूँगा। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब उसका ही ड्राइवर वो कहता है,
मैं एक एस रैंक होके अवेकन हुआ हूँ सर। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा चौंकता है और नरेट करता है, जब तक कि मेरा ड्राइवर लिम त्यागू एक एस रैंक ना बना। लिम त्यागू कहता है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका हूँ सर। मैं जल्दी से जल्दी एक हंटर बनना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं आपसे काम नहीं कर पाऊंगा सर, मुझे ये जॉब छोड़ना होगा। अब मुझे याद आया, आप तो एक ए रैंक एवेकनर हो, है ना? हंटर एसोसिएशन ने सजेस्ट किया है कि मैं एक गिल्ड बनाऊं। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो, कि आप मेरा गिल्ड ज्वाइन करना चाहेंगे? ये सुन के वो और ज़्यादा चौंकता है और सोचता है, मेरे जैसा कोई एक ए रैंक एवेकनर और इसके जैसा एक मामूली ड्राइवर एक एस रैंक एवेकनर, और इस दिन से मेरे लिए ये दुनिया, ये पृथ्वी पूरी तरह से ब्रोकन हो गया था। वो सोशल पिरामिड सिर्फ एक सिंगल कैटेगरिज्म के लिए पूरी तरह से उलट पलट हो चुका था, और अब मुझे रिस्टोर करना था वही ब्रोकन पिरामिड को अपने ओरिजिनल फॉर्म में। और तभी देखते हैं वो अब लिफ्ट के अंदर आ चुका है और फिर से नरेट करता है और कहता है, यहाँ तक कि अगर इसके लिए मुझे एक डीमन के साथ हाथ मिलाना पड़े तो भी। और वो जब अंदर आता है, वो अपने सामने सारे लोगों को देखता है जो कि उसे देख के स्माइल करे जा रहे थे। वो कहता है, अच्छा होगा कि तुम लोग अपने ये क्रीपी सा मिरिक्स स्माइल्स बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों का मुंह ही पूरी तरह से बंद करवा दूंगा। तभी एक बंदे को पूछता है, तुम्हारा मास्टर कहाँ है? क्या वो मुझे यहाँ पे ग्रीट करने तक नहीं आएगा? और तभी आवाज़ आता है, ली मिन सियांग, है ना? वो सामने देखते हुए चौंकता है, क्योंकि अपने सामने वो एक बच्चे को देखता है और कहता है, ये हेयर कलर और ये नेस्टी आइज, क्या ये तुम हो एलियन? और तभी हम एक बच्चे को देखते हैं, उसकी आंखें ग्लो कर रहे थे। ली मिन सियांग उसके पास जाता है, उसके सर में हाथ देते हुए कहता है, तुम काफ़ी बढ़ चुके हो। जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तुम एक बच्चे थे, और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारा माना पूल वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। शायद तुम भी अच्छे से ग्रो हो रहे हो, है ना? वो बच्चा कहता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये कोई ग्रोथ नहीं है, मैं बस अपनी पावर्स को रिगेन कर रहा हूँ। मेरी ये हालत डायमेंशनल रिफ्ट की वजह से था, डायमेंशनल ट्रैवल करने का जो प्रॉब्लम था, जहाँ पे आपकी पावर से सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरी इमेंसली पावरफुल मेन फॉर्म ने अपने आप को अलग अलग फ्रैगमेंट ने बांट लिया था और अलग अलग पर्सनालिटी में भी बांट लिया था, और इसीलिए अलग अलग फ्रैगमेंट को एक एक करके वो इस दुनिया में भेज रहा है। द फर्स्ट फ्रैगमेंट, जिसे कि तुम जानते ही हो, वो मेरे सबसे ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा है, एक इन्फेंटाइल स्टेट यानी एक बच्चा। उसके बाद जब मेरा दूसरा हिस्सा मेरे साथ फ्यूज़ हुआ, तो अब तुम मुझे जिस स्टेट में देख रहे हो वैसा ही मैं हुआ। मेरे मेमोरीज वो सेम ही रहे, पर मेरी पर्सनालिटी वो थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है। ये सारे बातें सुन के ली कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो बच्चा उसे समझाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें सिंपली बोलूँ तो बस मेरे साथ फ्रेंडली एक्ट करने की कोशिश मत करना। यह सुन के वो कहता है, वेल, मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में। तुम्हें याद तो है ना जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था? वो कहता है, फेम एंड फॉर्च्यून एंड द एलिमिनेशन ऑफ द एस रैंक हंटर लिम त्यागू। ये सुन के वो स्माइल करने लगता है। फिर ली कहता है, वेल, जब तक कि तुम्हें याद है। पर वो बच्चा कहता है, अच्छा तो फिर बताओ तुम क्यों यहाँ पे आए हो? वो कहता है, क्या मैं अपने घर में नहीं आ सकता क्या? पर वो बच्चा वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे तब तक विजिट नहीं कर सकते जब तक कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। और तब ली मिन सियांग उसे स्टार पाउडर प्रोडक्शन के प्रॉब्लम के बारे में बताता है। रिसेंटली हाइना गिल्ड के साथ प्रॉब्लम हुआ और जो फैक्ट्री सियोल में थी वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो फिर मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा और स्टार पाउडर मिले, अगर तुम्हारे पास थोड़े से होंगे तो। ये सुन के वो बच्चा कहता है, क्या ये बस मुझे बताने के लिए है या फिर तुम्हारे पास कोई रीज़न है? ये सुन के वो कहता है, वेल, अगर मैं बोलूँ, जिसने हाइनास को डिस्ट्रॉय किया था वो एक हंटर था जो कि ब्लैक मास्क पहने हुए था। ये सुन के वो बच्चा कहता है, तुम वो थे ना जिसने ये स्टार पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया था, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था? क्या तुमने कहा नहीं था कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ये सुन के वो कहता है, अरे अगर तुम ऐसे ही स्मॉल डिटेल्स पे फोकस करोगे तो इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यू ब्रैट। ये सुन के वो बच्चा उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, आई सपोज ये मेरा मिस्टेक या फिर मेरे प्रीवियस पर्सनालिटी का मिस्टेक था तुम्हें एक पॉन के हिसाब से चूज करना। ये सुनते ही लिम को गुस्सा आता है। वो अपना चाकू निकालते ही कहने लगता है, ओए एलियन। और तभी देखते हैं
वो उसके गले में चाकू को पकड़ते हुए कहता है, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो कि तुम्हारे कंट्रोल में रहता है। मैं तुम्हारा कोई पॉन नहीं हूँ। मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ जो कि तुम्हें अभी भी या फिर तुम्हारी पावर्स का वापस आने से पहले मार सकता है। मैं कोई तुम्हारे हाथ का कठपुतली नहीं बल्कि तुम हो। वो बच्चा कहता है, ह्यूमन हंटर्स अपने आप की रैंकिंग करते हैं उनकी माना पुल के हिसाब से। हाउ बार्बरिक। और ये कहते ही हम देखते हैं उस बिल्डिंग में जितने सारे लोग थे सबको वो धीरे धीरे प्रोसेस करने लगता है। वो आदमी जिसने कि ली को ग्रीट किया था तभी वो भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। ली चौंकते हुए सोचता है, क्या माना इस पूरे बिल्डिंग से राइज हो रहा है, मुझे ये मत बताना कि ये बच्चा। और धीरे धीरे हम देखते हैं वहाँ पे उस बिल्डिंग में जितने भी सारे लोग थे वो उस बच्चे की कंट्रोल में आ जाता है। ली कहता है, क्या सच में ये बच्चा सारे ह्यूमंस जो कि इस बिल्डिंग में हैं उन सबको ब्रेन वॉश कर रहा है? वो बच्चा कहता है, मेरे प्रीवियस पर्सनालिटी ने तुम्हें चुना था क्योंकि ये उसकी सर्वाइवल के लिए था, पर अब मेरे पास इतना पावर है कि मैं खुद सर्वाइव कर सकता हूँ। हमारा रिलेशनशिप अब चेंज होता है इसके ऊपर कि तुम क्या काम कर सकते हो। आप देखते हैं उसने उस बच्चे को चाकू दिखाया था जिसके वजह से वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे वो सब अपना अपना हथियार निकाल लेते हैं, उसको एक ही इशारे में मारने के लिए तैयार। ली अब समझ जाता है उसके सामने क्या है और तभी चाकू को फेंकते हुए कहता है, अरे ये बस एक मजाक था, तुम सब कुछ को बहुत सीरियसली लेते हो। मैं बस टेस्ट कर रहा था तुम कोई एस रैंक को मार सकते हो कि नहीं। वो बच्चा कहता है, वेल मैं तुम्हें छोड़ता हूँ क्योंकि अब भी तुम मेरे काम आ सकते हो। और इसी के साथ सारे कंट्रोल वो छोड़ देता है। वो आदमी कहता है, अरे नहीं ये सडनली क्या हुआ, मेरा नेक इतना दर्द क्यों कर रहा है। तभी देखते हैं उसे कुछ और फ्रेगमेंट या फिर एलिमेंट देके वो बच्चा कहता है, ये रहा तुम्हारे लिए एक और स्टिमुलेंट जो कि स्टार पाउडर से भी 100 गुना बेहतर है। ली कहता है, क्या तुम्हारे पास ये था? वो कहता है, अगर तुम इसे अच्छे से डिल्यूट करोगे ये तुम्हारे लिए बहुत सारे स्टार पाउडर बना सकते हैं। सिर्फ स्टार पाउडर की तरह नहीं जो कि सिर्फ लो रैंकिंग हंटर्स पर ही इफ़ेक्ट कर सकते हैं, पर ये तुम्हारे जैसे एक ए रैंकिंग हंटर्स पर भी इफ़ेक्ट करता है। कैसा होगा कि तुम ट्राई कर लो थोड़ा सा। वो उसे हाथ में लेते हुए कहता है, मैं डिक्लाइन करता हूँ। और सोचता है, मैं किसी ऐसे चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता जिसे कि मैं जानता ही नहीं हूँ। और तभी जाते हुए सोचता है, हाँ हो सकता है मैंने एक रिडिकुलस मॉन्स्टर को पृथ्वी पर छोड़ा है पर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसके जाते ही उस बच्चे के हाथ से किताब गिर जाता है। वो कहता है, मैं फील कर सकता हूँ जल्दी ही और एक फ्रेगमेंट इस दुनिया में अराइव होने वाला है और जब मैं अपने इसके बाद के फ्रेगमेंट के साथ जुड़ जाऊंगा उसका पावर मेरे अंदर आ जाएगा। मुझे अपने प्रेजेंस को छुपाने की और कोई ज़रूरत नहीं होगी और उसके बाद जब वो आएगा इस दुनिया को इन्वेट करना मैं चालू कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं एक बहुत खतरनाक स्नेक उसके साथ ग्रे एसिल और सूहो फाइट कर रहे हैं। तभी सूहो जंप करता है, उसको पकड़ता है, उसकी नेक में पकड़ता है और ये देख के वो स्नेक बहुत तेजी से चारों तरफ घूमने लगता है, बिल्कुल जैसा संग जिनबू ने किया था अपने पहले फाइट में। एसिल डरते हुए चिल्लाती है, यंग मोनार्क। तभी देखते हैं सूहो बहुत गुस्से में उस स्नेक को प्रेशर देने लगता है, दोनों हाथों से दबाने लगता है वो स्नेक और तभी उसका वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वो स्नेक चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वही बच्चा फिर से कहता है, जब समय आएगा इस पृथ्वी पर इन्वेशन चालू होगा। अब सूहो को भी हम पावर अप करते हुए देखते हैं। सो अब अगले चैप्टर जल्दी आने वाला है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एपिसोड के शुरू में हम एक वुमेन को देखते हैं। वो कहती है, ये डेंजरस है ना, 5 मिलियन ओन, वो भी हर एक को, बस यहाँ पे खड़े रहने के लिए, जब तक कि वो बंदा अंदर से उस डेंजन को क्लियर ना कर दे और हम सिर्फ यहाँ पे खड़े रहेंगे और देखेंगे। ऐसे पैसे देना इसका कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा बंदा तभी कहता है, ये लेके 4 बार हो चुके हैं, क्या तुम्हें रेगुलरली पैसे नहीं मिले? एक ऐसा हंटर जो कि अकेला जाके किसी गेट को क्लियर कर रहा है, उसके वजह से पब्लिक के साथ भी तो अच्छा हो रहा है, इसमें बुरा क्या है? ये सुन के वो कहती है, पर फिर भी कुछ गड़बड़ है। वो कहता है, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है तो तुम जाओ, छोड़ दो इस जॉब को। ये सुन के वो कहती है, नहीं ये थोड़े से प्रॉब्लम है। ये सुन के वो भी सोचता है, वेल अगर मैं सच बोलूँ ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल तो है। ये बंदा अलग अलग गेटों को क्लियर करते जा रहा है, वो भी बिना हाउलिंग और माइनिंग टीम के। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इससे तो गेट के अंदर से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो गेट के अंदर जाके
हाउल और माइन नहीं करेगा तो। और इससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है, वो पहले डी रैंक गेट्स के अंदर गया था, पर रिसेंटली वो सी रैंक गेट के अंदर गया है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो उन सब के अंदर जाके आखिर कर क्या रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है डेंजन के अंदर। हमें दिखाया जाता है सारे जो गॉब्लिन्स जिनको कि संग सूहो ने पोजेस करके रखा है, उन सबको काम करते हुए दिखते हैं। बेरू सबको जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अब हम एसील और ग्रे को देखते हैं, वो लोग भी हाउलिंग कर रहे हैं। एसील कहती है हाउलिंग करना ये बहुत मुश्किल है ना ग्रे। फिर वो दूसरी तरफ देखती है और कहती है अब मैं सोच रही हूँ यंग मोनार्क वो आखिर अंदर जाके अकेला क्या कर रहा होगा। शायद वो अकेला ही सी रैंक बॉस से लड़ रहा होगा। आई वंडर वो ठीक होगा कि नहीं। तभी देखते हैं उसे अब फाइट करते हुए। वो बहुत तेजी से चारों तरफ मूव करते हुए जा रहा है। उसके सामने जो मॉन्स्टर यानी वो बहुत बड़ा सा स्पाइडर, वो भी उसे मारते हुए जा रहा है। पर वो तभी तेजी से जंप करता है, स्पाइडर को बहुत तेजी से एक अटैक करता है, जिसके वजह से वो चीखने लगता है। उसके हाथ में हम एक बहुत खतरनाक डैगर को देखते हैं, जिससे वो स्टॉर्म स्लैश नाम का अटैक करता है, जिसके वजह से पैरालाइज इफेक्ट एक्टिवेट होता है। अगर आपने सोलो लेवलिंग देखा है तो आपको पता है ये क्या है। फिर से नोटिस आता है तुम्हारा जो दुश्मन है उसका रेजिस्टेंस वो काफी हाई है, जिसके वजह से इसका इफेक्ट कैंसिल हो चुका है। ये देख के सुहो कहता है क्या इससे भी उसे कुछ नहीं हुआ। मैं बस इस डैगर का पैरालाइज इफेक्ट चेक करना चाहता था जो कि मुझे वहां पे मिला था, पर अब तो लगता है इस स्पाइडर के खिलाफ ये पूरी तरह से यूजलेस है। तभी हमें उसी आइटम का नाम दिखाया जाता है काकासाका वेनम्स फैंग। लेवल है C, अटैक लेवल है +25। और आपको अगर याद नहीं है इसका इफेक्ट पैरालाइज और ब्लीड, जिससे ओपोनेंट का 1% हेल्थ हर एक सेकंड लूज होता रहेगा। पर तभी सुहो जब देखता है कि इससे उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो अटैक करने के लिए आगे जाता है, दौड़ते हुए कहता है एज यूजुअल जब तुम्हें एक बग को मारना हो। और तभी तेजी से अपने तलवार अपने डैगर को उस पर फेंकता है और देखते हैं जंप करता है और खतरनाक तरीके से एक पंच उसके फेस पे मारता है, जिससे कि उस स्पाइडर की हालत बहुत खराब होता है। और वो कहता है तब अपने खाली हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो डैगर नीचे की तरफ जाता है, पर वो अपने रूलर्स अथॉरिटी से उसे अपने पास बुला लेता है। चारों तरफ से स्पाइडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और सोचता है अब मैं थोड़ा सा ताकतवर तो हो चुका हूँ कि मैं एक सी रैंक की बॉस को अकेला ही हरा सकता हूँ। और तभी वो और रूलर्स अथॉरिटी की मदद से अपनी डैगर दोनों बहुत तेजी से मूव करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। सुहो सोचता है शायद अब मैं एक बी रैंक के गेट तक को क्लियर कर सकता हूँ, या फिर शायद मुझे इसके बाद वहीं पे जाना चाहिए। अब मैं रूलर्स अथॉरिटी को यूज करते हुए यूज टू हो चुका हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं मैंने लेवल अप करा है। मेरी कॉम्बैट स्किल भी बहुत बढ़ चुका है। अगर मैं सोचूं तो द स्किल रूलर्स अथॉरिटी, अब तक तो मैं इससे ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहा था, पर तब क्या होगा जब मैं अपने हाथों के चारों तरफ एक इनविजिबल कोड बना दूंगा और उसके साथ अटैक करूंगा तो। और तभी उसके हाथों में देखते हैं वो रूलर्स अथॉरिटी से अपने हाथ को पूरी तरह से चारों तरफ से टाई करता है और बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाके उस स्पाइडर को एक खतरनाक पंच मारता है। वो जगह अब कांपने लगता है, चारों तरफ टूट फूट जाता है, वो स्पाइडर वहीं पे मर जाता है। नोटिस आता है तुमने एराकेन को हरा दिया है। लेवल अप स्किल रूलर्स अथॉरिटी वो भी लेवल अप हो चुका है। फटिग्यू लेवल 83। तभी हम उसी मरे हुए स्पाइडर के ऊपर उसे सोए हुए देखते हैं। वो कहता है ये अटैक सच में बहुत ताकतवर था, पर इसे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होता है, जिसके वजह से मुझे काफ़ी टायर्ड महसूस होता है। लगता है इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तभी देखते हैं ग्रे और एसील सामने देखते हुए चौंकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे अब उस मॉन्स्टर को हराने के बाद सुहो आ चुका है। वो सोचता है मेरे पास लिमिटलेस कॉम्बैट स्टाइल्स भी नहीं है। एसील कहती है यंग मोनार्क क्या आपने उस बॉस को हरा दिया? वो कहता है हाँ हरा दिया। ये सुन के बेरू कहता है वाह यंग मोनार्क, मैं सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, आप मेरे बिना बाहर जाके उसको हरा दिए। वो कहता है बेरू अब तुम सारे एसेंस स्टोन को खा सकते हो। बेरू कहता है मैंने सारे मटेरियल्स को एक साथ गैदर कर लिया है जो भी वहाँ पे मुझे मिले थे। अब वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स बहुत कुछ को देखते हैं। तभी शॉप को देखते हैं, उन सारे मटेरियल्स इक्विपमेंट्स को सुहो अब शॉप में बेच देता है, जिसके वजह से वहाँ पे 200+ गोल्ड 500+ गोल्ड होता है। वो कहता है ये सच में बहुत अच्छा है, मैं इन सब को यहीं पे बेच सकता हूँ। तभी बेरू से देखते हुए कहता है यंग मोनार्क अगर मैं अभी आपको कंपेयर करूं, मुझे जितना लग रहा है कि आप एक बी रैंक के क्लोजर तो पहुंच चुके हैं। ये सुन के वो कहता है रियली? हाँ वैसे ये सेंस भी बनाता है,
क्योंकि मैंने लगभग 8 टाइम्स लेवल अप करा है। तभी सुहो की स्टेटस विंडो को देखते हैं, वो अब लेवल 28 तक पहुंच चुका है। उसका टाइटल है वुल्फ असासिन, HP लगभग 5350। सारा कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बेरू कहता है सिर्फ यही नहीं, लगता है कि ये जो फूल्स है मेरे पीछे, ये भी आपके साथ ताकतवर हो चुके हैं। तभी एसिल कहती है हाँ, पता नहीं क्यों, जितना मैं फाइट करती हूँ मेरी ताकत उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है। मेरी बॉडी भी बहुत ताकतवर महसूस कर रही है। ग्रे भी ये सुन के थोड़ा सा स्माइल करने लगता है, मतलब उसका भी ताकत बढ़ चुका है। एसिल कहती है पता नहीं क्यों पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी पावर्स वापस आ रही है, जबकि मैंने कोई भी खून नहीं पी है। सुहो कहता है वेट, ये सब भूल जाओ, पर मैं तुम दोनों के ऊपर लेवल्स क्यों देख पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं लेवल्स। एसिल रदीरू लेवल 19, ग्रे लेवल 17। ये सुन के एसिल कहती है क्या, ये देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हम लोग प्लेयर्स नहीं हैं, जैसे कि सर संग जिनबू है या फिर आप हो यंग मोनाक। अब सुहो सोचता है इसका मतलब वो भी अपने स्टैट्स पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, पर अगर वो अपने स्टैट्स पॉइंट्स को बढ़ाएंगे क्या वो भी लेवल अप कर सकते हैं। अगर सच में ऐसा हो सकता है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग भी मेरे साथ ताकतवर हो सकते हैं। पता नहीं ये सिस्टम मिस्ट्रियों से भरा हुआ है। और तभी उन सबको कहता है ओके, अगर सबको ऐसा ही लगता है तो फिर चलो क्यों ना चेक करे तुम लोग लेवल अप कर सकते हो कि नहीं। ये सुन के वो कहती है क्या अभी। सुहो कहता है हाँ, नहीं तो क्या, तुम लोगों को लेवल अप करना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ यहाँ और वहाँ घूमते फिरोगे और रेड करते रहोगे तो। ये सुन के ग्रे और एसिल दोनों चौंकते हैं। एसिल कहती है हम लोग ऑलरेडी 2 रेड्स पे आज जा चुके थे और आप और करना चाहते हैं। आप देखते हैं वो लोग शैडो डंजन में आ चुके हैं। सुहो कहता है तो फिर क्यों ना अब से मैं डेली क्वेस्ट चालू करूँ। बेरू कहता है यंग मोनाक, थोड़ा सा रेस्ट करना हमेशा अच्छा होता है। पर उसकी बातें सुन के हम देखते हैं एसिल और ग्रे दोनों बहुत ज्यादा सैड है। पर तभी सुहो सामने देखते हुए चौंकता है, क्योंकि उसके सामने एक खतरनाक रेड गेट को देखते हैं, जो देख के एसिल, ग्रे, सुहो सभी चौंक चुके हैं। एसिल कहती है एक गेट, वो भी शैडो डंजन के अंदर। सुहो देखता है और सोचता है क्या इंटेंस हीट है इसकी। क्या ये इसीलिए क्योंकि इस गेट के अंदर शायद कुछ है जो कि बहुत ज्यादा गर्म है। बेरू से पूछता है बेरू, क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है शैडो डंजन के अंदर भी एक गेट खुल जाए। बेरू कहता है मुझे भी ये नहीं पता है। तभी नोटिस आता है एक अर्जेंट क्वेस्ट अराइव हो चुका है। अर्जेंट क्वेस्ट डायमेंशनल रिफ्ट। डायमेंशनल रिफ्ट को डिटेक्ट किया गया है, जो भी इसकी वजह है उसको जाके हराओ। अब देखते हैं सुहो वहाँ पे देखने लगता है और स्माइल करता है, और तभी सबको रोक देते हुए कहता है ये लो एसिल, ग्रे, इसे पहन लो। आइटम का नाम है एक्सोथर्मिक रोब। इसके वजह से डायरेक्ट सनलाइट और हीट रुकता है। अब सुहो स्माइल करते हुए देखते हुए कहता है मैं सोच ही रहा था और थोड़े से रेड्स कर लूँ, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है। चलो अब अंदर चलें। और तभी वो लोग अंदर जाते हैं। हम बहुत खतरनाक रेगिस्तान को देखते हैं, वहीं पे पिरामिड को देखते हैं। बताया जाता है यह है इजिप्ट फील्ड टाइप डंजन, पिरामिड फील्ड। वहीं पे एक बंदा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। रियो सिंह, असुरा गिल्ड से बी रैंक हंटर। वहीं पे एक बंदा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है दिस इज ट्रायनी, तुम हमें कह रहे हो डेंजन से बाहर जाने के लिए। हम लोग हैं असुरा गिल्ड से, हम लोग यहाँ पे पहले आए थे। तभी सामने से एक बंदा उनको देखते हुए कहता है क्या इससे कुछ भी फर्क पड़ता है। मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ये फील्ड टाइप डेंजन है और ये अब हमारे कंट्रोल में, हमारे गिल्ड के कंट्रोल में है। अगर किसी के पास कोई भी कंप्लेन हुआ तो फिर वो कंप्लीटली डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा। ये बात सुन के वो ही बंदा यानी रियो सोचता है शिट, इतने सारे चीज़ों में से हमारे सामने इसी बंदे को आना था, स्कैवेंजर गिल्ड। और तभी उस बंदे को देखते हैं, वो कहता है एवरीथिंग इज मीनिंगलेस बिफोर एब्सोल्यूट पावर। सब कुछ मीनिंगलेस है अगर तुम्हारे सामने एक एब्सोल्यूट पावर हो। नाम दिखाया जाता है रैंडोल्फ, स्कैवेंजर गिल्ड, एक ए रैंक का हंटर। अब सभी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। वो भी फाइट करता, पर तभी कोई हाथ उठाता है और कहता है हे। वो सब वहाँ पे उस तरफ देखते हैं। वो कहता है नो एक्सक्यूज मी, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो मैं कहाँ हूँ। और वहीं पे हम सुहो, एसिल और ग्रे को देखते हैं। तो फिर अब लगता है कि फाइनली सुहो के साथ उस ए रैंकर का फाइट होने वाला है अगले एपिसोड में। अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी। एपिसोड के शुरू में हम संग सुहो, बेरू, एसिल
और ग्रे को देखते हैं। वो लोग सामने देख के बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं। सुहो कहता है नो वंडर, इसी वजह से गेट से सैंड बाहर आ रहा था। एसिल कहती है हाँ सही कहा तुमने। ग्रे बहुत ज्यादा चौंका हुआ है। तभी हम उन सबको इजिप्ट में एक पिरामिड के बाहर देखते हैं। चारों तरफ बस धूल और धूल, और इसी वजह से यहाँ पे कितना ज्यादा गर्मी हो सकता है आप लोग समझ सकते हो। तभी हम उसी पिरामिड को देखते हैं। सुहो कहता है लगता है कि ये एक डेजर्ट टाइप डेंजन है। बेरू कहता है मुझे उस पिरामिड के अंदर से बहुत पावरफुल माना महसूस हो रहा है। सुहो बापे देखता है और कहता है वो तो ठीक है, पर मुझे नहीं पता कि मैं ये सब यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ। ये सारे मशीनें, गाड़ियाँ, यहाँ पे इनका आखिर क्या काम है? वैसे मैंने सुना था डेंजन के अंदर कोई भी मशीन्स काम नहीं करते हैं, तो फिर ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एसिल कहती है हो सकता है ये कोई डेंजन ही ना हो। वो साइड में देखती है, वहाँ पे एक लोगों को देखते हैं। उन सब की ऐसी बातें सुन के बेरू भी कहता है नहीं ऐसा हो नहीं सकता। सुहो कहता है एनीवे, जब तक ओरिजिनल गेट ठीक ठाक है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, मैं जल्दी से चेक करके आता हूँ। एसिल कहती है बिल्कुल, एक बार जाके चेक करके आइए। तभी वो जाता है और इंस्टेंटली वापस आता है। उसको इतना जल्दी आते हुए देख के एसिल कहती है कैसी थी यंग मोनक? सुहो को हम बहुत चौंका हुआ देखते हैं। वो कहता है द गेट वो जा चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम बाहर और एक जगह पे देखते हैं। वहाँ पे भी सब चौंके हुए हैं क्योंकि वहाँ पे जो गेट थे वो डिसअपियर हो रहे हैं। वो लोग कहते हैं गेट डिसअपियर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है बॉस वो मर चुका है? और एक बंदा कहता है पर वो तो अब तक बाहर नहीं आया है ना, हमें जल्दी से जल्दी इमरजेंसी कांटेक्ट करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है। हम तभी उसी पिरामिड के अंदर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि हथियार निकाले हुए हैं क्योंकि उनके सामने सुहो और उसकी टीम है। सुहो उनको देखता है और सोचता है हम लोग पिरामिड के अंदर आ चुके हैं। थैंक गुडनेस कि यहाँ पे लोग हैं। शायद ये लोग ही थे जो कि यहाँ पे गाड़ियाँ चला के आए हैं। उसके सामने हम उन्हीं सारे हंटर्स को देखते हैं। वो सोचता है वैसे इनको देख के लग रहा है ये लोग इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, क्या मैं कोई अलग देश में आया हूँ? और वो कहता है वैसे मैं कहाँ हूँ? और सोचता है ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपनी फ्री टाइम में इंग्लिश बोलना सीख लिया था। उसको देख के एक बंदा सोचता है एक हंटर, यहाँ तक कि अब सिर्फ स्कैवेंजर गिल्ड ही नहीं बल्कि पूर्व दिशा से भी लोग आ रहे इस लैंड को, इस जगह को क्लेम करने के लिए। दूसरा बंदा कहता है हाउ ट्रबलसम, मुझे पता नहीं था इतने सारे बग्स यहाँ पे आएंगे। उसकी तरफ देख के तभी वो सोचता है पास्ट में वो किसी एक बंदे की बात सोचता है। उसने कहा था ग्रैनी ने एक प्रोफेसी की थी, जिंदगी जो कि मौत से पैदा होगा, जो कि शैटर्ड सील से अपीयर होगा, वो एक टॉम्ब में अपीयर होगा जिसके अंदर पावर होगा मुर्दों को जगाने की। उसके बाद वो एक बंदे को कहता है उसके ये प्रोफेसी करने के बाद ये फील्ड टाइप डेंजन इजिप्ट में अपीयर हुआ था जो कि बिल्कुल उसकी प्रोफेसी से मिल रहा है, जाओ अब उसे क्लेम करो। वो बंदा कहता है ये सब कुछ तो ठीक है सर, पर अगर उसे क्लेम करने जाओ और बाकी हंटर्स भी वहाँ पे आ जाए तो मैं क्या करूँगा? ये सुन के वो कहता है तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है? वैसा ही करो जैसे कि स्कैवेंजर गिल्ड करते हैं। और ये बातें याद आते ही वो बंदा सुहो से कहता है तुम जो कि बाहर हो तुम एक हंटर हो है ना, जो कि इस डेंजन को क्लेम करने आए हो? ओके, मुझे तुम्हें एक फाइनल वार्निंग देने दो। ये सुन के सुहो सोचता है क्या डेंजन? इसका मतलब ये जगह एक डेंजन है? वो बंदा कंटिन्यू करता है अगर तुम इस जगह को अभी के अभी छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसकी ये बात सुन के वो सोचता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर ये एक डेंजन है तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसे कॉन्क्वर करने के अलावा, क्योंकि मुझे अपना अर्जेंट क्वेस्ट क्लियर तो करना ही है। और इसीलिए वो कहता है और अगर मैं मना कर दूँ तो? वो कहता है ओह तो तुम वो जानना चाहते हो? ये सिंपल है, मैं बस तुम्हें मार डालूंगा। और तभी हम देखते हैं वो अपने हथियार से सुहो पर एक खतरनाक अटैक करता है जो देख के एसिल, ग्रे सब चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरा जो हंटर था वो भी चौंक जाता है। पर तभी वो बंदा जब अटैक करता है सामने देखते हुए चौंकता है। वो देख रहा था क्योंकि हम देखते हैं सुहो को कुछ भी नहीं हुआ है। उसने उस बंदे की अटैक को आसानी से डॉज कर लिया है और उसे देखते हुए अब वो भी फाइट करने के लिए तैयार है और कहता है याद रखना तुमने पहले अटैक किया था, समझ गए? और तभी वो उसके पेट पे, उसके आर्मर पे जोरदार एक पंच करता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत खतरनाक एक साउंड होता है और वो बंदा लगभग ज़मीन से ऊपर उठ जाता है।
सुहो सोचता है मैं बता नहीं सकता इसको मैंने आखिर कितना ज़्यादा डैमेज किया है, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, पर मैंने उसकी आर्मर को ही हीट किया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो मर जाएगा, है ना। तभी उस बंदे को देखते हैं, दर्द में उसका फेस देखने लायक हुआ था, वो भी समझ नहीं पाया है कि क्या हुआ है, पर तभी अपने आप को संभालते हुए वो कहता है यू लिटिल, और तभी सुहो पर एक खतरनाक पंच मारता है जिससे सुहो बहुत दूर जाके गिरता है। वो बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम, और तभी अपने सारे बंदों को यानी साथी हंटर्स को वो ऑर्डर करता है इस असुरा गिल्ड और इस एशियन मैन को मार डालो, सबको मार डालो जो भी यहाँ पे है। दूसरी तरफ तभी हम एसिल को देखते हैं जो कि गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने आ रही थी, कहते हुए कि हाउ डेयर यू, तुमने यंग मोनक पर अटैक किया है। दूसरी तरफ सारे बंदे अब ये देख के कहते हैं तो फिर ये एक बैटल है ना। वो सब भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सुहो को देखते हैं, वो अपने आप को संभालता है। बेरू कहता है यंग मोनक अब ठीक तो है ना। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो। इन सब को देख के लग रहा है हंटर्स अब इन सबको एक दूसरे से फाइट करना ही होगा, और अगर मुझे अपना अर्जेंट क्वेस्ट क्लियर करना है तो मुझे भी इन सब से फाइट करना ही होगा। बेरू कहता है लगता तो ऐसा ही है इस रेड के लिए यंग मोनक। तभी सुहो लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है अभी के लिए मुझे जितना लग रहा है वो गिल्ड और वही आदमी जिसके पास आर्मर है वो मेरा एनिमी है। तभी जंप करता है फाइट करने के लिए, तेजी से दीवार पे जाता है और एक बंदे को खतरनाक एक पंच करता है, पर वो बंदा उसकी उस पंच को आसानी से टैकल कर लिया था। उसकी तरफ देखता है, हंसते हुए कहता है सरप्राइजिंग, और तभी वो उस पर हमला कर देता है और कहता है किसने सोचा था तुम्हारे जैसे एक कमज़ोर हंटर स्कैवेंजर गिल्ड के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। शायद तुम्हें तुमसे ज़्यादा ताकतवर जो है उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। अब सुहो सोचता है मैं इसे नॉकआउट करना चाहता था, पर इसने मेरे अटैक को आसानी से टैकल कर लिया है। आखिर ये सारे बंदे कितने ज़्यादा टफ हैं। तभी अपने हाथ को मजबूत करता है और सोचता है कि अभी ठीक होगा अगर मैं उसे यूज़ करूँ तो। और तभी पास्ट की बात सोचता है, उसकी एक ही बार में वो सी रैंक का मॉन्स्टर यानी वो स्पाइडर पूरी तरह से मर गया था, और सोचता है अगर मेरी अटैक से ये मर गया तो। तभी वो उस पर अटैक करने चाहता, पर वो बंदा आसानी से उसके अटैक को टैकल करता है, पर तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है और उस बंदे के गले से स्लैश करता है, जिससे वो बंदा वहीं पे मर जाता है। सुबह उसे देखते हुए कहता है थैंक यू। वो बंदा कहता है मैं तुम्हें देख रहा था जब तुमने रैंडोल्फ के अटैक को डॉज किया था, तुम सच में काफ़ी इम्प्रेसिव हो, पर थोड़ी देर पहले तुमने जो हेजिटेशन दिखाया और जो तुम डर रहे थे किसी और को मारने के लिए, मर्डर करने के लिए, ये ठीक नहीं था। मैजिक बीस्ट, तुम्हें ये पता होना चाहिए ये दुनिया अब ऐसा हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ मैजिक बीस्ट नहीं जो कि इंसानों का, हंटर्स का दुश्मन है। तुम्हें अपने आप को हमेशा तैयार रखना होगा अगर तुम डेंजरस पीपल लाइक लिजर्ड्स और फॉल्स रैंकर से अपने आप को बचाना चाहते हो तो। सुहो ये बात सुनता है और उसी हंटर की तरफ देखने लगता है। वो बंदा कहता है मैंने भी पहले सोचा था कि मैं अपनी जी जान लगा के लड़ूंगा, पर यह इनफ नहीं था जब तक कि मुझे ये पता ना चला मुझे यहाँ पे इस दुनिया में अगर काम करना है तो मुझे मारना ही होगा। सुहो सोचता है अब तक मुझे ये कभी फील नहीं हुआ था कि मुझे किसी को मारना होगा। यहाँ तक कि जब मैंने हाइना गिल्ड से फाइट की थी तब भी मैं उन्हें आसानी से रोक पाया था, वहाँ पे मुझे मारने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर कितने दिन ये सिचुएशन कंटिन्यू होता रहेगा, सिचुएशन जहाँ पे मैं मर जाऊँगा अगर मैं किसी को नहीं मारूँगा तो, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा अगर मैं किसी को नहीं मारूँगा तो। मैं अपने पुराने थॉट्स को भी अपने इस दुनिया में, नई दुनिया जहाँ पे कैटाक्लिज्म हो चुका है, वहाँ पे रख रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मैं सब कुछ के बारे में भूल चुका था, मुझे बस लेवल अप करना था। पर अगर मुझे सच में लेवल अप करना है तो फिर मुझे ये भूलना होगा कि मैं किसी को मार नहीं सकता। ऐसे ही तो मुझे ली मिनसंग को मारना होगा। तभी वो बंदा कहता है वैसे मैं भी एक हंटर हूँ अशुरा गिल्ड से, रियो सिंह, हम दोनों का ही दुश्मन एक है, क्यों ना हम दोस्त बन जाए। तभी उसके पीछे एक बंदे को देखते हैं जो कि उसे मारने के लिए आता है, पर तभी वो बंदा चौंकता है, सुहो की हाथ को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से जाके उस बंदे के फेस पे लगता है, यानी सुहो एक खतरनाक पंच उसको मारता है, जिसके वजह से वो बंदा बहुत दूर उड़ के जाके गिरता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सुहो ने अपनी रूलर्स ऑथोरिटी लेवल 2 का यूज़ किया था और उसे मारते हुए अब सुहो कहता है
मैं अब से हेजिटेट नहीं करूँगा। और उस बंदे को देखता है जो कि जाके गिरता है सीधा रैंडोल्फ यानी मेन बंदे के पास। उसकी ऐसी हालत देख के रैंडोल्फ भी सोचता है उसने लगभग एक बी रैंक के टैंक को एक ही हिट में मार डाला था। इंटरेस्टिंग। सुहो उनकी तरफ देखता है और कहता है मैं हूँ सुहो कोरिया से, चलो दोस्त बनते हैं। सो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा आपको प्लीज बताइए। एपिसोड के शुरू में हम सारे हंटर्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। उन्हीं में से एक हंटर कहता है द असुरा गिल्ड, उन्होंने दूसरे हंटर्स के साथ पार्टी ज्वाइन कर ली है। दूसरा बंदा कहता है वीकलिंग्स जो आपस में जुड़ते हैं वो वीकलिंग्स ही रहते हैं। हमारे पास एडवांटेज है हमारे नंबर्स का, हमारे पास ज़्यादा लोग हैं और इंडिविजुअल कॉम्बैट पावर भी बहुत ज़्यादा है। तभी हम सुहो को देखते हैं, उसके हाथ में उसी शैडो की को देखते हैं। उसे देखते हुए वो कहता है अब तक मैंने अपनी सारी पावर्स को यूज़ नहीं किया है। वही हंटर उसे देखने लगता है और तभी उस की को यूज़ करते हुए वो कहता है अराइज। और ये कहते ही सारे हंटर्स डर जाते हैं। उनके सामने बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स को देखते हैं। एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं जायंट आर्केन। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को आप वहाँ पे निकलते हुए देखते हैं। अब वही हंटर सुहो को देखते हुए सोचता है क्या इसके पास फिजिकल ताकत तो है ही, साथ में ये एक समनर भी है और उससे भी ज़्यादा एक साथ ये इतनों को समन कर सकता है। सुहो कहता है ऑल राइट, अब मेरी बारी। वही सारे मॉन्स्टर्स अब उन सारे हंटर्स पर जाके हमला करते हैं। पर तभी हम रैंडोल्फ वही ए रैंक हंटर को तैयार होते हुए देखते हैं। वो एक खतरनाक जंप करता है और एक ही बार में एक शैडो को मार देता है। हंसते हुए चिल्लाते हुए कहता है तो तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो लिटिल बॉय, हाउ इंटरेस्टिंग। सुहो उसे देखता है, सोचता है रैंडोल्फ। बेरू भी कहता है हाँ माना कि बीस्ट शैडो सोल्जर बनने के बाद थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, पर फिर भी जिस मॉन्स्टर को यंग मोनाक तक ने एक पंच में एक हिट में नहीं मार पाए थे उसे उसने एक बार में मार दिया। सुहो अब ग्रे को कहता है ग्रे क्या ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है बॉन्ड स्किल का यूज़ करते हुए। पर तभी एसिल कहती है यंग मोनाक थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा। सुहो कहता है क्या? वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, आप इस बार मेरे साथ बॉन्ड कर ले, क्योंकि हमने पिछले बार जब गेट क्लियर कर रहे थे तब अपना सीख भी लिया था कि कैसे हमारे पावर को इंक्रीज़ करते हैं। पर सुहो कहता है एक ऐसे स्किल जो कि मैंने कभी भी रियल कॉम्बैट में यूज़ भी नहीं की है। पर एसिल को थोड़ा सा सैड देखते हैं और वो कहती है प्लीज़ यंग मोनाक मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि मैं भी आपकी मदद कर पाऊँ। पर तभी पीछे ब्लास्ट होता है और हम एक ही साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे आते हुए देखते हैं। वो हंटर मॉन्स्टर्स को रोकता है और कहता है शायद ये जो बैटल का साउंड चल रहा है इसके वजह से बहुत सारे हंटर्स, बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। और तभी हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं। इन सारे मॉन्स्टर्स को देख के अब रैंडोल्फ भी सोचता है अनडेड मैजिक बीस्ट। अब मुझे समझ में आ रहा है बॉस ने जो प्रोफेसी सुनी थी, एक जीवन जन्मेगा मौत से जो कि कोई सील को शैटर्ड करेगा, जिसके पास पावर्स होंगे डेड को रेज करने का। अगर डेड मतलब इन्हीं मम्मीज को रेफर्स करते हैं तो फिर शायद ये डेंजन के अंदर ही होगा। बॉस ने मुझे इस डेंजन को क्लेम करने को कहा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फिर अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि उस पावर को क्लेम करूं, जैसा कि गिल्ड मास्टर चाहते हैं। तभी उस तरफ देखता है, सुहो को मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखता है और सोचता है नहीं, अब शायद उसके लिए अंदर जाना ही ठीक होगा। और तभी अपने सारे हंटर्स को कहता है स्कैवेंजर गिल्ड सब कोई मेरे साथ अंदर चलो और बाकी सबको इग्नोर करो, हमें बॉस रूम की तरफ जाना है। ये देख के दूसरा हंटर जो कि सुहो के साथ था वो चिल्लाने लगता है, कहता है हमें उन्हें रोकना ही होगा। पर उनके सामने काफ़ी सारे ममीज मास्टर्स को देखते हैं। सुहो भी देखता है शायद अब वो रिवॉर्ड लूज कर देंगे और इसी वजह से वो इंस्टेंटली ग्रे को बुलाता है और उसके साथ मर्ज होता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर इंस्टेंटली हमला करता है। पर सुहो भी तेजी से उस मॉन्स्टर को मारते हुए वहाँ पे जितने भी सारे मॉन्स्टर थे एक एक करके सबको मारता है। इंस्टेंटली सारे मॉन्स्टर उसके सामने वहीं पे मर जाते हैं। और सुहो को ऐसे बदलते हुए या फिर ग्रे के साथ बॉन्ड करते हुए देख के उसी हंटर की हालत अब और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब सुहो को देखते हैं, वो कहता है लेट्स क्लीन द प्लेस अप क्विकली एंड फॉलो देम। अब वो हंटर बस इतना ज़्यादा हैरान हो चुका है, वो सोचता है क्या
यहाँ तक कि वो कॉम्बाइन भी कर सकता है। आखिर ये लड़का क्या चीज़ है। दूसरी तरफ उसके पीछे हम एसिल को रोते हुए देखते हैं। वो सोचती है शाइन करने का मेरे पास जो मौका था वो नहीं आई। सीन शिफ्ट होता है। अब हम डेंजन के अंदर देखते हैं। वहाँ पे जो कुछ एक दो मॉन्स्टर्स थे, उन्हीं सारे मॉन्स्टर्स को मार के अब स्कैवेंजर गिल्ड को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ रैंडॉल्फ वो सोच रहा है सुहो के बारे में। वो बच्चा लगता है बहुत कुछ छुपा रहा है। जब मुझे मुर्दों को जगाने का पावर मिल जाएगा मैं उससे सामना करना ज़रूर चाहूँगा। और तभी बॉस रूम के सामने आते हैं। दरवाज़ा खोलते ही उनके सामने अब था बॉस या फिर एक मॉन्स्टर जो कि बंधा हुआ था। सब लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं, पर उसे ऐसे देख के बॉस सोचता है एक मैजिक बीस्ट जो कि चेन से बंधा हुआ है। पर प्रोफेसी में तो ये नहीं कहा गया था। उसमें तो कहा गया था सील को तोड़ते हुए कोई बाहर आएगा जो कि मुर्दे को भी उठा सकता है। और तभी वो मॉन्स्टर उनको देख के कुछ कहने लगता है, पर उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये मैजिक बीस्ट लैंग्वेज है। वो सोचता है क्या ये हमसे बात कर रहा है। वो मॉन्स्टर अभी भी उनको उनकी तरफ देख के बातें कर रहा है। और तभी वो कुछ बोलता है और अपनी चेन को बहुत ज़ोर से खींचता है। ये देख के रैंडॉल्फ सबको कॉम्बैट के लिए तैयार होने के लिए कहता है। अब देखते हैं वो चेन टूट जाता है और वो मॉन्स्टर अपने उसी हाथ में बंधे हुए चेन को अब चारों तरफ छिटकने लगता है, स्विंग कराने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सब कुछ तबाह होने लगता है। जितने भी सारे हंटर्स थे सबकी हालत बहुत ख़राब हो जाता है। और कुछ ही देर बाद देखते हैं अब वहाँ पे सिर्फ वो मॉन्स्टर और रैंडॉल्फ भी बचे हुए थे। रैंडॉल्फ बाकी सबकी हालत देखता है और बहुत शौक होता है। सोचता है व्हाट द, हमारे गिल्ड्स के टैंक वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने ड्यूरेबिलिटी के लिए, पर इस मॉन्स्टर ने उन्हें सिर्फ एक ही स्विंग में ख़त्म कर दिया। वो मॉन्स्टर अब उसे कुछ दिखाते हुए इशारा करने लगता है, पर रैंडॉल्फ को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोचता है पहले तो वो बच्चा और इसके बाद ये मॉन्स्टर, सब कोई मुझे नीचा दिखा रहे हैं। और तभी वो अपने सबसे ताकतवर एक अटैक को पावर अप कराता है, स्किल जायंट्स आर्मर, और उससे उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, पर उसकी बॉडी में कोई इफेक्ट तक नहीं आता। ये देख के उस हंटर की हालत बहुत ख़राब हो चुका था। वो अब डर चुका था और सोचता है क्या इससे उसे थोड़ा सा भी कुछ नहीं हुआ, पर ये तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना। तभी वो मॉन्स्टर फिर से कुछ कहता है और उसको मारने के लिए तैयार होता है। रैंडॉल्फ सोचता है आई एम सॉरी मास्टर, मुझे आपके लिए वेट करना चाहिए था। और तभी वो मॉन्स्टर उसे खतरनाक पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं वो उस जगह को तोड़ते फोड़ते हुए बहुत दूर दीवार पे जाके लगता है। उस मॉन्स्टर की एक पंच की वजह से उसका बॉडी का बीच का हिस्सा अब कहीं नहीं है। अब वो मॉन्स्टर कहने लगता है ये पहला लिविंग क्रीचर था ना जिसने कि मुझे विजिट किया। मुझे तो लगा था ये मेरे लिए खेलने का समय है, पर एक हिट में ये बंदा ख़त्म हो गया। व्हाटएवर, अब समय आ चुका है, क्योंकि लग रहा है बाहर देख के बाहर ऐसे और भी लिविंग क्रीचर्स है। अब समय आ चुका है खेलने का। सो ये मॉन्स्टर आखिर कौन है, क्या इसे सुहो हरा पाएगा? अब सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। एपिसोड के शुरू में हम सुहो को देखते हैं जो कि किसी एक मम्मी मॉन्स्टर को बहुत खतरनाक एक किक मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाके उड़ता है। उन्हें मारते हुए सुहो सोचता है इनका तो कोई एंड ही नहीं है। अगर ऐसी ही बात है ठीक है, अराइज। आई एम सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा सा बुखार है तो हो सकता है आवाज़ आपको थोड़ा सा बदला हुआ लगे, मैनेज कर लो थोड़ा सा। पर तभी नोटिस आता है ओल्ड सोल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। और ये नोटिस देख के सुहो सोचता है क्या मैं पुरानी आत्माओं को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, और मैं डिमंस को भी शैडो सोल्जर्स बना नहीं सकता। लगता है कि इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। उसके ही साइड में हम बेरू को देखते हैं। ये सुन के वो भी अजीब सा फेस बनाता है, पर तभी ज़मीन काँप उठता है। वहाँ पे ज़मीन हम देखते हैं फटने लगता है। सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी वहाँ पे एक बहुत खतरनाक कैटरपिलर मॉन्स्टर अपेयर होता है। ये मॉन्स्टर साइज में कितना बिग है आप इसे ऐसे ही देख सकते हैं। इस मॉन्स्टर को अपने सामने देख के एक बंदा कहता है क्या एक सेंटिपिड मॉन्स्टर या फिर कैटरपिलर मॉन्स्टर? डैम इट, हम लोग ऑलरेडी मम्मीज के साथ फाइट करने में बहुत ज़्यादा बिजी थे और अब ये। और तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पे सब पर अटैक करता है। सभी उस अटैक को डॉज तो करते हैं और वहीं पे हम देखते हैं एसील को जो कि बहुत तेज़ी से जाके उस मॉन्स्टर पर अपने हथियार से हमला करती है।
पर उसके हमले से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, बल्कि एसिल खुद छिटक के पीछे आ जाती है। एसिल कहती है, क्या मेरे अटैक्स उस पर काम ही नहीं कर रही है? क्या इसकी शेल इतनी ज़्यादा टफ है? दूसरी तरफ वही बंदा वो कहता है सुहो को, सुहो लगता है कि यहाँ पे सब कुछ और ज़्यादा बुरा होने वाला है। मैं स्कैवेंजर गिल्ड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे फील्ड टाइप डेंजन का राइट्स चुराए हैं, पर मुझे लगता है कि हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए। ये देख के सुहो कहता है, लगता तो है, पर तभी एक अर्जेंट क्वेस्ट के बारे में सोचता है जो कि उसके सामने पहले नोटिस आया था कि उसको इसे रिजॉल्व करना है, जो कि डायमेंशनल क्रैक को पैदा या फिर कॉज कर रहा है। पर तभी वहाँ पे वही खतरनाक मॉन्स्टर एंटर होता है और उसकी एंट्री होते ही वही बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, ये तो वही रास्ता है ना जहाँ से स्कैवेंजर गिल्ड गए थे, पर यही रास्ता से नया मॉन्स्टर कैसे बाहर आ रहे हैं? सुहो उसे देखता है और सोचता है, मे बी मेरे सेंस स्टैट उसका लेवल अप हो चुका है, पर मैं डेफिनेटली फील कर सकता हूँ इस खतरनाक मॉन्स्टर का ऑरा। और तभी उसका नाम दिखाया जाता है, द प्रिजनर ऑफ द टॉम्ब, अमूथ। ये मॉन्स्टर जिसका कि नाम पूरी तरह से लाल दिख रहा है, ये दूसरों जैसा नहीं है बल्कि ये एक तबाही है। और तभी वो मॉन्स्टर सबको कहता है, डिसअपीयर। और उसकी आवाज़ सुन के सारे जो मम्मीज थे वो वापस जाने लगते हैं। ये देख के एसिल कहती है, वो मॉन्स्टर जिसकी वॉइस मैं सुन रही हूँ वो सबको डिसअपीयर होने के लिए कह रहा है। और ये सुन के सारे मम्मीज वो वापस जा रहे हैं। आखिर ये क्या चीज़ है? वो और कुछ कहती उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसके पास या फिर उसके सामने जंप करता है। सुहो ये देख के डरते हुए कहता है, एसिल। दूसरी तरफ एसिल भी बहुत डरी हुई है, उसी मॉन्स्टर को देखने लगती है। वो मॉन्स्टर कहता है, अभी जो मैं बोल रहा था ये मॉन्स्टर लैंग्वेज था, क्या तुम मेरे वर्ड्स को समझ सकती हो? एसिल डरते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि मैं भी एक डिमन रेस की ही मेंबर हूँ। ये सुन के वो मॉन्स्टर हंसने लगता है। कितने दिन हुए, हर दिन मैं देखता था मेरे सामने मरे हुए को जिनके पास दिमाग ही नहीं है, और बग्स जो कि इसी डेजर्ट में घूमते हैं। कितने समय हुए मैंने किसी ऐसे को फेस नहीं किया जो कि मेरे बातों को, मेरे वर्ड्स को समझ सकता है। वो और कुछ कहता उससे पहले ही वही कैटरपिलर मॉन्स्टर वहाँ पे आता है और एसिल पर या फिर उसी मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। पर इंस्टेंटली वो मॉन्स्टर यानी अमूथ बस एक स्लैप में उस मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। एसिल ये देख के पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या वो इस सेंट्रीपाइड मॉन्स्टर को एक ही बार में डाउन कर सकता है? आखिर ये कितना ताकतवर हो सकता है? दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। वही मॉन्स्टर ये देख के कहता है, बात करने से पहले लगता है कि मुझे पहले इन सारे मॉन्स्टर्स को क्लीन करना होगा जो कि मेरे आवाज़ों को, मेरे वर्ड्स को समझ नहीं सकते। और तभी एक खतरनाक जंप करता है और उसी कैटरपिलर मॉन्स्टर या फिर वहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे थे, एक एक करके एक ही बार में मारने लगता है। वहाँ पे जो भी थे सब ये देख के बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। यहाँ तक कि वही डर, वही शौक हम सुहो के फेस पे भी देख सकते हैं। वो सोचता है, क्या एक मॉन्स्टर और एक मॉन्स्टर को ही मार रहा है? हम देखते हैं बहुत सारे सेंटिफाइड या फिर कैटरपिलर मॉन्स्टर्स एक साथ मिलके उसी मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, पर वो एक एक करके सबको एक ही बार में वहीं पे ख़त्म कर देता है। और सबको मारने के बाद कहता है, आई हेट बग्स, आई जस्ट हेट बग्स। अब वही मॉन्स्टर्स जिनको कि उसने हवा में ही ख़त्म कर दिया था, उनकी मरी हुई बॉडी एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। बाकी सारे हंटर्स ये देखते हैं। वही बंदा कहने लगता है, आखिर ये क्या है? ये जो मॉन्स्टर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि एक ही बार में काउंटलेस सेंटिपाइड मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा है, वो भी पलक झपकते ही। पर ये फील्ड टाइप डेंजन ये सी या बी रैंक का होना चाहिए था, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन करा गया था। वही मॉन्स्टर अब नीचे आता है और कहता है,
लगता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता। डाई। और तभी उसी बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है। एसिल भी चिल्लाती है, पर तभी देखते हैं वहाँ पे सुहो आता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे तो हटता है। सुहो कहता है, हमें मारना बस इसीलिए कि हम तुम्हारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते? क्या यही है तुम्हारी सेंस ऑफ वैल्यू? सुहो को उसके साथ डिमन लैंग्वेज में बात करते हुए देख के वो मॉन्स्टर कहता है, ओह, तो यहाँ पे कोई और एक ह्यूमन है जो कि मेरे साथ बात कर सकता है। वैसे क्या कहा तुमने? वैल्यू है ना? मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं सोचा। और तभी वो एक जोरदार अटैक सुहो पर करता है, जिसके वजह से सुहो उड़ते हुए बहुत दूर चला जाता है, एक दीवार पे जाके लगता है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाता है। अब एसिल उसे देख के चिल्लाते हुए कहती है, यो बास्टर्ड, तुम ऐसे यंग मोनाक के साथ कैसे कर सकते हो? ये सुन के वो कहता है, क्या वो तुम्हारी कंपेनियन था? हाँ, वैसे ये कोई अपोलॉजी तो नहीं था, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अगर तुम सच में डेमन रेस से ही हो तो तुम्हें बहुत कुछ पता हो सकता है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा अगर तुम मुझे मेरे क्यूरियोसिटी या फिर मेरे सवालों की जवाब दोगी। बताओ मुझे, जो शैडो मोनाक और सारे मोनाक्स के बीच फाइट हो रहा था, क्या वो खत्म हो चुका है? अगर खत्म हो चुका है तो फिर जीता कौन? ये सुन के एसिल सोचती है, क्या ये आखिर कैसा मॉन्स्टर है? वो शैडो मोनाक और मोनाक्स के बीच की फाइट के बारे में जानता है। सुहो को हम वहीं पे देखते हैं। अब ग्रे भी अलग हो चुका है। वो मॉन्स्टर कहने लगता है, क्या तुम मेरी सवालों की जवाब देना नहीं चाहती हो? अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो मेरे लिए तुम कोई काम की नहीं हो। इस तरफ देखते हैं, ग्रे की हालत सच में बहुत ख़राब है। बेरू सुहो को बार बार बुलाने लगता है, यंग मोनाक, यंग मोनाक। ये सुन के एसिल भी बहुत डरी हुई है। वो लगभग रोने लगती है। वो मॉन्स्टर कहता है, चाहे ये कोई मॉन्स्टर्स हो या फिर कोई और जो मुझे नहीं समझ सकता या फिर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, वो सब मेरे लिए सेम हैं। अब मरो। और तभी देखते हैं, वो उसे मारने के लिए पैर ऊपर उठाता है। सुहो को तभी देखते हैं। तभी वो सोचता है, एक्वायर रिवॉर्ड स्टेटस रिकवरी। और तभी वो रिकवर होता है। वहाँ पे ग्लो होने लगता है। उठते हुए वो कहता है, वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अपनी डेली रिवॉर्ड्स को हाथ नहीं लगाता। अगर तुम वही ग्रेट वॉर जिसमें कि शैडो मोनाक और मोनाक्स के बीच फाइट हुआ था उसके बारे में जानना है तो बता दो कि सारे जो मोनाक्स हैं उनको मार डाला गया है शैडो मोनाक के द्वारा। वो मॉन्स्टर ये सुन के चौंकता कहता है, क्या ये सच है? एसिल अब उसे देख के चिल्लाने लगती है, यंग मोनाक। वो रोने लगती है, बहुत डरी हुई है। क्या तुम्हारा मतलब जो वॉर सारे मोनाक्स के बीच हो रहा था वो ख़त्म हो चुका है और शैडो मोनाक ने सबको ख़त्म कर दिया है? वो कहता है, बिल्कुल सही। और सोचता है, अगर ये ग्रेट वॉर के बारे में बातें कर रहा है इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मोनाक का और एक कीन हो सकता है। ये जो एलिगेटर मॉन्स्टर है इसकी ताकत एटलीस्ट एस रैंक की है। अगर इससे थोड़ा सा भी मार लग गया तो मतलब सीधा मौत। वो मॉन्स्टर अब सुहो की तरफ आगे आने लगता है और कहता है, तुम्हारा मतलब इन द एंड शैडो मोनाक ने वॉर को जीत ली है? अगर उसने सच में सारे मोनाक्स को मार ही डाला है इसका मतलब ट्रैंक द मोनाक ऑफ द आयरन बॉडी, और उसे भी अब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। तो फिर अब शायद इन दोनों का फाइट होने वाला है। अब आगे क्या होगा अगर आपको जल्दी से जल्दी देखना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ। एपिसोड के शुरू में हम उसी मॉन्स्टर और सुहो को आमने सामने देखते हैं। वो मॉन्स्टर कहता है, इसका मतलब ट्रैंक द मोनाक ऑफ आयरन बॉडी वो शैडो मोनाक के हाथों मारा गया है। सुहो उसे देखने लगता है और सोचता है, ये मॉन्स्टर इसका नाम है अमूत। अगर ये द मोनाक ऑफ आयरन बॉडी को मेंशन कर रहा है, क्या इसका मतलब ये एक आयरन बॉडी टाइप मॉन्स्टर है? अगर इसे पता चल गया कि शैडो मोनाक मेरे पिता है तो शायद वो मुझ पे अटैक करेगा। पर तभी वो ऊपर देखता है, हम देखते हैं अमूत की पैर उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर। तभी एसिल चिल्ला के कहती है, यंग मोनाक। और तभी
अमूत एक खतरनाक किक उसके ऊपर मारता है। उसके एक ही किक से वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तभी देखते हैं बाहर से सूहो उसकी अटैक को डॉज करते हुए बाहर से निकल चुका है। उसे देखते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? वो आगे आते हुए कहता है, आखिर तुम कितने स्लो, रिस्पॉन्ड करने में तुम्हें इतना समय क्यों लगता है? क्या तुम मुझसे झूठ कहने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सूहो ये सुन के सोचता है, इस मॉन्स्टर का आखिर प्रॉब्लम क्या है? किसी को मारने का ऐसा रीजन कैसे हो सकता है किसी का? वो मॉन्स्टर तभी कहता है, मैं तुमसे सवाल करूंगा फिर से, क्या मोनाको आयरन बॉडी शैडो मोनाक के हाथों मारा गया है? ये सुनते ही सूहो तभी कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और सिर्फ वो नहीं, सारे मोनाक्स शैडो मोनाक के हाथों मारा गया है। और सोचता है, इसके लिए तो वो मुझे नहीं मारेगा ना? तभी वो कहता है, आई वंडर वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आता? सो वो हिल जा चुका है, हाँ? अब तो ऐसा लगता है कि मुझे शैडो मोनाक को अपनी थैंक्स देना चाहिए। सो चौंकता है और सोचता है, क्या? वो हंस रहा है, पर क्यों? और चिल्ला के उसकी तरफ देख के कहता है, तुम मोनाको आयरन बॉडी के एक कीन में से नहीं हो क्या? ये सुन के वो कहता है, मैं उसका कीन? तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तभी वो उसे मारने के लिए एक खतरनाक पंच रेडी करता है और कहता है, मरो। उसकी पंच की ऑरा से ही सूहो के बाल उड़ने लगते हैं। और तभी देखते हैं वो अपना पंच उसको मारता, पर उससे पहले तभी वहाँ पे कई सारे शेकल्स आके उसे जकड़ लेते हैं, उसकी हाथ को वहीं पे बांध देते हैं और उसका हाथ अब सूहो तक पहुंच ही नहीं पाता। सूहो सोचता है, चेन्स? और तभी देखते हैं कई सारे चेन्स उसको आके जकड़ लिया है, फिर से बंदी बना लिया है। वो ये देख के सोचता है, दिस डैम चेन्स, क्या मैंने जो डोमेन मुझे अलाउ किया गया था उस डोमेन को क्रॉस कर दिया है? और तभी देखते हैं उसका हाथ उस डोमेन को क्रॉस करा है जहाँ तक जाने की अनुमति उसे है। और तभी हम देखते हैं वो सारे चेन्स मिल के उसे खतरनाक तरीके से पीछे खींचने लगते हैं और उसी गेट के अंदर खींच के ले जाने लगते हैं। वो चिल्लाने लगता है, डैम यू ट्रैंक, यू डैम स्पेलकास्टर। और तभी देखते हैं उसे फाइनली बहुत सारे चेन्स मिलके अब उसी टॉम्ब के या फिर दरवाजे के अंदर ले जा चुके हैं। सूहो ये देख के बहुत ही चौंका हुआ है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो सोचता है, क्या चेन्स ये सडनली अपीयर हुए और उस खतरनाक मॉन्स्टर को ड्रैग करके ले गए? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, पर चलो दैट्स अ रिलीफ। तभी पीछे से एसिल चिल्लाते हुए कहती है, यंग मोनाक क्या आप ठीक है ना? वो कहता है, बिल्कुल। पर तभी हम ग्रे की हालत और बाकी सबकी हालत भी बहुत ख़राब देखते हैं। एसिल कहती है, हमें शायद ग्रे और बाकी जो असुरा गिल्ड की मेंबर्स हैं उन सबको इमरजेंसी मेडिकल केयर देना ही होगा। पर तभी कुछ अजीब होता है। वो नोटिस जो कि सूहो को पहले मिला था उसमें कुछ हलचल होने लगता है और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो बदल जाता है। सूहो अभी भी हैरान है। एसिल कहती है, यंग मोनाक कुछ गड़बड़ है क्या? सूहो नोटिस को दिखाते हुए कहता है, ये नोटिस कुछ बदला बदला लग रहा है। तभी हम नोटिस पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ था, अर्जेंट क्वेस्ट, एक डायमेंशनल क्रैक डिटेक्ट किया गया है और अब उस पिरामिड के अंदर से हायर ऑफ द आयरन बॉडी अमूत को छुड़ाओ। वो कहता है, ये क्वेस्ट कह रहा है कि जो अभी मॉन्स्टर था वो उसका उत्तराधिकारी है। आखिर इसका क्या मतलब है? और तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग फाइनली वहाँ पे आ चुके हैं, उस गेट के अंदर, उस पिरामिड के अंदर आ चुके हैं। चारों तरफ सारे जो स्कैवेंजर गिल्ड के लोग थे उन सबको देखते हैं, हंटर्स थे उन सबको देखते हैं। सबकी हालत बहुत ख़राब है, चारों तरफ मरे पड़े हैं। वो सोचता है तो फिर अमूत ने इन सबको एनाइलेट किया था। और तभी सामने देखता है, हम देखते हैं सामने अमूत, उन चेन्स ने उसको फिर से बंदी बना लिया है। और वो कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आए हो। यू हैव गॉट सम गट्स ह्यूमन। सूहो कहता है, मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुमसे कुछ बातें कर सकूँ। पर वो कहता है, कुछ ही देर पहले तो हमने बातें की थी। सूहो कहता है, तुम उसे बातें करना कहते हो, तुम तो बस मुझे मारना चाहते थे। पर यह सुन के वो मॉन्स्टर कहता है, ओह तो ऐसा है, पर मैंने ट्रैंक से तो ऐसा ही करना सीखा है। अगर तुम्हें इसके बारे में कंप्लेन करना है तो जाओ मरे हुए ट्रैंक को करो।
पर सुहो ये सब सुन के सोचता है वो वायलेंट है, पर उसकी तरफ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक ऑनेस्ट चाइल्ड जैसा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे ऐसे किसी को रिक्रूट करना होगा। और तभी कहता है अच्छा तो फिर तुम मुझे बताओ, द मोनाक ऑफ आयरन बॉडी तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते? ये सुन के वो कहता है ओह यहाँ पे तुम आए हो ये सब कुछ जानने के लिए। वेल ठीक है, मैं चेन से बंधा हुआ हूँ, मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मेरा नाम है अमूत, मुझे द मोनाक ऑफ आयरन बॉडी, ट्रैंक और एक स्पेलकास्टर दोनों ने मिल के बनाया था, और उसके बाद वो लोग मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। सुगो कहता है द मोनाक ऑफ आयरन बॉडी और स्पेलकास्टर उन्होंने तुम्हें बनाया है? वो कहता है बिल्कुल, उन दोनों ने मिल के मेरे जैसे एक नॉर्मल आदमी को ऐसा बना दिया है। और उसके बाद देखो तो मुझे इस टॉम में एबंडन छोड़ के गए हैं, इन सारे मुर्दों के बीच छोड़ के, वो भी चेन से बंधे हुए। सुगो कहता है तो फिर क्या हुआ, तुम इन सारे चेन्स को ब्रेक कर दो। वो कहता है नहीं कर सकता, ये चेन्स ये मैजिक से बने हुए हैं, अगर मैं इनको ब्रेक करता भी हूँ फिर भी एक एरिया डिसाइड किया हुआ है, उसके बाहर जब मैं जाने की कोशिश करूँगा ये चेन्स फिर से रीअपेयर होंगे और मुझे जकड़ लेंगे, जैसा कि तुमने पहले भी देखा है। और इसी वजह से मैं कभी मोनाक ऑफ आयरन बॉडी, ट्रैंक और द स्पेलकास्टर को माफ नहीं करूँगा। इस तरफ सुहो सोचता है द क्वेस्ट वो मुझे बता रहा था अमूत को फ्री करने के लिए, पर उसके लिए तो मुझे इन सारे चेन से छुटकारा पाना होगा, पर मैं वो कैसे करूं? जब भी उनसे छुटकारा पाऊंगा तो बार बार वो रीअपेयर होंगे। अगर इन्हें सिर्फ ब्रेक करना होता या फिर उन सारे स्टेक्स को बाहर निकालना होता तो शायद अमूत ये पहले ही कर चुका है। रुको स्टेक्स। और तभी कहता है अमूत जब तुम्हें यहाँ पे सील किया गया था क्या वो सारे मॉन्स्टर पहले से ही यहाँ पे थे? वो कहता है बिल्कुल। सुहो कहता है तो फिर इसका मतलब तो तुम इस डेंजन का मास्टर नहीं हो, है ना? वो कहता है मैं इस डेंजन का मास्टर नहीं हूँ। ये सुन के सुहो उसे एक बहुत बड़े से रूम के बारे में पूछता है जिसका कि एक बहुत बड़ा सा स्टील का डोर है, पर अमूत कहता है आई एम सॉरी पर मुझे नहीं पता, चेन्स की वजह से मैं कभी ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकता, इस जगह को एक्सप्लोर कर ही नहीं सकता। वैसे तो मुझसे इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हो? पर सुहो को समझ में नहीं आ रहा था कि किसी को बिना किसी कारण के चेन से बंदी बना के क्यों रखेगा, अगर उसकी थियरी ठीक है इसका मतलब। और तभी वो कहता है अमूत अगर मैं तुम्हें इस जगह से फ्री करूँगा क्या तुम मेरे एक रिक्वेस्ट को मानोगे? वो कहता है क्या तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझे इस जगह से छुटकारा दिलाओगे? ठीक है अगर ऐसी ही बात है, तुम अगर सच में ये कर पाओगे तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, जो बोलोगे मैं वो करूँगा। पर क्या तुम बोल रहे हो कि तुम स्पेलकास्टर को मारने वाले हो, या फिर तुम्हें कोई ऐसा मेथड मिल गया है जिससे इसी मैजिक स्पेल को तोड़ा जा सकता है? पर अगर तुम मुझसे कोई जोक कर रहे हो तो फिर। और तभी गुस्से में वो चेन्स को फिर से तोड़ने लगता है और कहता है तुम्हें पता तो है ना फिर क्या होगा? सुगो कहता है मैं जो बोल रहा हूँ बस सुनो, मैं इस डेंजन को ही कोलैप्स करने वाला हूँ। वैसे भी तुमने तो कहा था ना कि तुम इस डेंजन के अंदर जा नहीं सकते इन्हीं चेन्स की वजह से, और ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेलकास्टर का इंटेंशन तुम्हें बंद करने का इसीलिए था ताकि तुम इस डेंजन मास्टर को मार ना दो। और इसका मतलब अगर मैंने डेंजन मास्टर को मार दिया तो डेंजन कोलैप्स हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है जब डेंजन कोलैप्स हो जाएगा उसके बाद इन सारे चेन्स का क्या होगा? ये सुन के वो चुप रहता है और कुछ ही देर बाद कहता है व्हाट एन एंटरटेनिंग आइडिया। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम उन सबको कहीं जाते हुए देखते हैं और उन्हीं सारे रास्तों में से शायद सुहो और एसिल गए थे। बेरू देख के रोते हुए कहने लगता है यंग मोनाक बेरू के बदले आपने इस अनसिविलाइज्ड रेप्टाइल को क्यों चुना? वो अमूत के चारों तरफ घूम रहा था और रो रहा था। अमूत ये देखते हुए कहता है स्टॉप एक्टिंग लाइक सम फ्रूट फ्लाई एंड। गुस्से में बेरू कहता है फ्रूट फ्लाई क्या तुम मेरे ओरिजिनल बॉडी से मरना चाहते हो? पर वो कहता है एनीवे किसने सोचा था ये बच्चा शैडो मोनाक का बेटा होगा? और थोड़ा सा आगे जाके वो रुकते हुए कहता है मैं इस टॉम के अंदर बस इतना ही जा सकता हूँ, बहुत देर हो गया है, सुबह वहाँ पे गया है। अगर वो डेंजन मास्टर को मारने में फेल होता है इसका मतलब है फेलियर, और फिर भी अगर वो डेंजन मास्टर को मारता है डेंजन भी कोलैप्स हो जाता है पर मेरे चेन्स नहीं खुलते।
इसका भी मतलब है फेलियर। पर फिर भी क्या होगा मुझे नहीं पता, पर उसकी वॉइस में मुझे एक कॉन्फिडेंस तो दिख रहा था, कॉन्विक्शन दिख रहा था। और तभी देखते हैं एसिल और सूहो जाते हुए उसे कहते हैं, तो फिर अगर मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा क्या तुम मेरे बात सुनोगे? वो थोड़ा सा स्माइल करता है और सोचता है, ट्रैंक तुमने एक बार कहा था ना, फिजिकल स्ट्रेंथ ही सबसे बड़ा होता है और इसीलिए तुमने मुझे बनाया था। पर फिर भी इस तरह के वीकर बीइंग्स वो भी इतने बड़े लग सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। पर अब तो लगता है कि वो बच्चा मुझे इस जगह से छुड़ा पाएगा। और तभी सूहो को देखते हैं, सूहो और एसिल मिलके उस डेंजन को धीरे धीरे तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ और बहुत कुछ थे, वो दोनों मिलके उन सबको तोड़े जा रहे थे। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थे, उन सबको एक ही बार में सूहो एक ही पंच में ख़त्म करते हुए जा रहा है। और तभी कुछ देर बाद वो दोनों रुकते हैं। सूहो कहता है, अब सिर्फ एक ही बचा हुआ है। उस जगह की हालत हम बहुत ख़राब देखते हैं, सारे तरफ जो सारे मूर्तियाँ थे सब कुछ तबाह हो चुके हैं और अब बस उनके सामने एक ही मूर्ति बचा हुआ है। और तभी उस मूर्ति को देखते हैं, नाम लिखा आता है द टॉम्स वार्डन शिका। और मुझे जितना लग रहा है कि यही इस डेंजन का मास्टर होगा और इसी के साथ फाइनल फाइट होगा सूहो का, जो कि देखने लायक होगा। एपिसोड की शुरू में हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं अमूत को, वो शैडो गेट से शैडो डेंजन के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे वो चेन्स आके जकड़ लेते हैं और वहीं पे सूहो और एसिल भी थे। सूहो कहता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, चेन्स वो रास्ते में हमेशा आएंगे, तुम शैडो डेंजन में जाने की कोशिश करोगे तब भी। अमूत कहता है, जब भी मैं इस जगह को छोड़ने के बारे में सोचता हूँ तभी ये चेन्स अपीयर होते हैं और मुझे जकड़ लेते हैं। सूहो कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, पर कोई बात नहीं, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। दो चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ जो कि हमें सबसे पहले करना होगा। पहला, एसिल और मुझे उसी डेंजन बॉस को जाके मारना होगा ताकि ये डेंजन कोलैप्स हो जाए, और जब ऐसा हो जाएगा तुम्हारा चेन्स खुल जाएंगे और उसके बाद सीधा तुम हम लोगों को ज्वाइन करोगे और फिर हम सब मिलके एक साथ शैडो डेंजन में एंटर करेंगे। और फिर सोचता है, अगर हम लोग इन दोनों में से एक में भी फेल हो गए तो फिर हो सकता है ये पूरी प्लान काम ना करे, पूरी तरह से फेल हो जाए। और तभी कहता है, मुझे एक बैकअप प्लान रखना ही होगा। अगर मैं फेल हो जाऊं तो मुझे एक बैकअप प्लान रखना ही होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, अमूत को देखते हैं। वो कहता है, भूल जाओ कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तो मेरा यहीं पे बंद रहना, ट्रैप रहना है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी मूर्ति के साथ या फिर उसी खतरनाक मूर्ति को एक सैंड बॉल या फिर खतरनाक अटैक करते हुए, और वो अपना वही खतरनाक बॉल से सूहो पर अटैक करता है। वहाँ पे चारों तरफ सैंड फैलने लगता है। सूहो को तभी देखते हैं वो वही सैंड को पास करते हुए आगे आ रहा है, पर वो सैंड उसे बार बार घेरे ही जा रहा है। वो उस पर अटैक करने जाता पर वो सैंड उसे बार बार चारों तरफ से जकड़े जा रहा है। वो कोशिश कर रहा है उन सारे सैंड से बाहर निकलने की, पर इतने सब के बाद भी वो सैंड उसे अपने अंदर दबाए जा रहा है। वो अब सामने देख के गुस्से में सोचता है, द टॉम वार्डन सीका, मैं इसके क्लोज नहीं जा पा रहा हूँ। और तभी सीका को देखते हैं, उसके हाथ में उसी सैंड बॉल जिसमें से अनगिनत सैंड निकल रहा है। सो सोचता है, उसका नाम लाल कलर में है, ऐसा लग रहा है कि वो एक ए रैंक का मॉन्स्टर है, और अगर ऐसा ही चलता रहा मैं अपनी माना जल्दी ही खो दूंगा। मुझे जल्दी इन सब का अंत करना ही होगा, मुझे जितना जल्दी हो सके ये सब कुछ खत्म करना होगा। तभी दूसरी तरफ हम एसिल को देखते हैं, वो भी फाइट करे जा रही है। अब देखते हैं सूहो अपनी रूलर्स अथॉरिटी का यूज़ करता है और अपनी तलवार को उसे मॉन्स्टर यानी सीका पर फेंकता है, पर सीका आसानी से उसकी तलवार को डॉच करता है। अब ये देख के सूहो के पास कोई रास्ता नहीं था। सूहो एसिल को चिल्ला के कहता है, एसिल चलो अब बॉन्ड स्किल का यूज़ करते हैं। ये सुनते ही एसिल खुश होती है और कहती है, यस मोनक, हाँ। और सोचती है, फाइनली द चार्जिंग रिक्वायरमेंट ऑफ बॉन्ड स्किल, जो कि मैंने सीखा है गेट्स पर रोम करते हुए यंग मोनक के साथ। मैं जितने सारे मॉन्स्टर को मारूंगी उनकी सोल्स को मैं एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, और ऐसे ही मेरे बॉन्ड स्किल की चार्जिंग रेट इंक्रीज होगी। और तभी हम उसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। उसके हाथ में हम एक बहुत खतरनाक बॉल को देखते हैं जो कि सच में बहुत पावरफुल लग रहा था। वो सोचती है, फाइनली अब मौका आ चुका है ये दिखाने का कि मैं भी यंग मोनक के काम आ सकती हूँ। और तभी वो अपनी वही ऑरा यंग मोनक की तरफ यानी सूहो की तरफ फेंकती है।
सूहो कैप्चर करता है अपनी पावर, यानी उसकी पंच की ताकत अब बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और तभी हम देखते हैं वो खतरनाक तरीके से सीका की तरफ आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ अपना पावर देते ही एसिल वहीं पे नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसकी ताकत पूरी तरह से ड्रेन हो चुका है। वो अब सामने देखते हुए सोचती है, मैंने अब तक बस अपनी ख़राब साइड ही यंग मोनाक को दिखाई थी। आई होप कि ये बॉन्ड स्किल उनकी काम आए, थोड़ी सी मदद कर दे। और तभी देखते हैं सूहो आगे जाने लगता है। दूसरी तरफ से सीका वो भी अपने पंच रेडी करता है। हमें नोटिस दिखाया जाता है, बॉन्ड स्किल डिमन ब्लास्ट, चार्ज अमाउंट 67%। सूहो पंच करते हुए सोचता है, मैंने इस पंच में अपना सब कुछ, सारी ताकत लगा दी है। और तभी उसके एक ही पंच में हम देखते हैं सीका द मॉन्स्टर, जिसकी की रैंक ए रैंक है, वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उसका बॉडी 20 में से पूरी तरह से गायब हो जाता है। और तभी डेंजन पूरी तरह से कोलैप्स होने लगता है। बेरू ये देख के चौंकता है। और तभी हम देखते हैं अमूत को, उसका शेकल्स अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। बेरू ये देख के कहता है, ये तो द डेंजन, ये कोलैप्स हो रहा है, ये कोलैप्स, द डेंजन इज कोलैप्सिंग। अमूत कहता है, इसका मतलब है वो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं डिमन मास्टर को मारने में। पर तभी हम देखते हैं बोई स्टेक्स को, जिनके साथ सेकल्स जुड़े हुए थे, वो निकल के ज़मीन पे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब बेरू उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। अमूत भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और सोचता है, अब चेंज मेरे रास्ते में नहीं आ रहे हैं, मैं फाइनली अब फ्री हो सकता हूँ ट्रैंक से। पर अब तक मुझे कोई आइडिया नहीं है ट्रैंक और स्पेल कास्टर ने मुझ पर आखिर एक्सपेरिमेंट ही क्यों किया था, क्योंकि मैं एक बहुत ही नॉर्मल डिमन था। जितना कि मुझे याद है, वो लोग मुझे बार बार डिस्ट्रॉय करते और बार बार रीजनरेट करते। ट्रैंक मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता और उसके बाद स्पेल कास्टर मुझे रिस्टोर करता। जितना लंबा वो एक्सपेरिमेंट चला, मेरी बॉडी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती गई। मुझे जितना पता है यही उनका प्लान था, पर मेरा दिमाग वो उस दर्द को हैंडल नहीं कर पाया। और इसी वजह से मैंने खुद अपनी आंखें निकाल ली और स्लोली उसी दर्द को एंजॉय करने लगा। और उसी सफरिंग के दौरान मेरा बस एक ही विश था, जो कि मुझे वो दर्द सहने की हिम्मत दी, और वो था एक और बार जो ये ग्रेट नेचर है, ये रंगीन सुंदर सी दुनिया है, इसको फील करने का, एक और बार देखने का मौका जब मैं यंग था। और तभी देखते हैं वो आगे जाने लगता है, पर पीछे से वही स्टेक्स उसको आके हिट करता है। बेरू ये देख के कुछ भी समझ नहीं पाता। अमूत सोचता है, क्या स्टेक्स मेरी तरफ फ्लाई कर रहे हैं? तभी देखते हैं अमूत का खून निकलने लगता है और वो गुस्से में कहता है, ट्रैंक, स्पेल कास्टर। और तभी देखते हैं वो चीखने लगता है, सारे जो स्टेक्स है उसकी तरफ भागने लगता है और वो कहता है, तुम मुझे कभी जाने नहीं देते, उससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही डालते। पर तभी सूहो की एंट्री होता है और वो आके उन सारे स्टेक्स को हिट करने लगता है, मारने लगता है। बेरू सूहो को देख के रोने लगता है और कहता है, यंग मोनाक। पर सूहो सोचता है, ये स्टेक्स ये बहुत ज़्यादा टफ है। पर वो स्टेक्स को हिट करता है, पर तभी स्टेक्स को फिर से रिटर्न आते हुए देखते हैं। सूहो सोचता है, ये टफ तो है ही, साथ में ये फिर से स्ट्राइक बैक कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर ये चेन्स अमूत को जाने नहीं दे रहे हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे इन्हें कहीं और मूव करना होगा। और तभी देखते हैं वो सारे स्टेक्स को हिट करता है और शैडो डेंजन में भेज देता है। अब शैडो डेंजन की बहुत बड़ी दुनिया के अंदर हम उन्हीं सारे स्टेक्स को देखते हैं। अमूत उसे ऐसा करते हुए देख के सोचता है, संसूहो, आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों? आखिर मुझसे तुम्हें क्या चाहिए कि तुम उसके लिए अपना खून बहाने के लिए भी राजी हो? आई एम सॉरी गाइज, हो सकता है बहुत से जगह में स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत आ रहा होगा, समझ सकते हो। अभी भी खांसी बहुत है। इस तरफ हम देखते हैं सूहो एक के बाद एक स्टेक से फाइट कर रहा है, पंच करते हुए उन सबको शैडो डेंजन में भेज रहा है। पर तभी उसको कुछ स्ट्राइक करता है, यानी उसका ताकत अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वो सोचता है, मेरे बोन्स अब और सह नहीं सकते। और तभी वो नीचे गिरने लगता है।
एक स्टेक उसके पास आता, उससे पहले ही हम देखते हैं हमूत उसे आके रोक देता है और कहता है अब मैं समझ चुका हूँ, ट्रैंक नहीं, सारे मॉन्स्टर की शैडो मोनार्क के सामने हार चुके थे। सूहो को देखते हुए कहता है हमें बस इन सारे स्टेक्स को शैडो डेंजन के अंदर ही लेके जाना होगा, है ना? ठीक है, चलो अब अपने फाइनल स्ट्रगल को एक साथ करते हैं। संग सूहो नहीं, यंग मोनार्क। और तभी सूहो के सामने अब वो खड़ा था, सारे स्टेक्स उन दोनों की तरफ आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम एसील को देखते हैं। वो अपना आँख खुलती है, धीरे धीरे उठती है और सामने बेरू को देखती है। बेरू कहता है तो तुम उठ चुके हो? एसील कहती है बेरू, आखिर यंग मोनार्क, क्या यंग मोनार्क ने मुझे शैडो डेंजन में भेज दिया है? क्योंकि मेरी ताकत जल्दी खत्म हो चुकी थी। वैसे वो कैसे है? और अमूत? पर तभी बेरू उसे चुप करने के लिए कहता है और कहता है वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। ये सुन के एसील बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद हम सूहो को देखते हैं, वो सो रहा है और वहीं पे अमूत को भी देखते हैं। एसील सोचती है आपने कर दिया यंग मोनार्क। एक के बाद एक नोटिस आता है, यू हैव रिक्रूटेड द हायर ऑफ द आयरन बॉडी एज योर टीममेट। अलर्ट, यू हैव कंप्लीटेड द अर्जेंट क्वेस्ट डायमेंशनल क्रैक। अलर्ट, यू हैव लेवल्ड अप। और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग रिवॉर्ड्स भी उसे मिले हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन ऑफिस में। वहीं पे हम एसोसिएशन लीडर जिनचुल को देखते हैं। वो बैठ के संग जिनबू का स्टैट्स या फिर उसका कुछ आर्टिकल देख रहा था और सोचता है संग जिनबू के जाने के बाद कुछ अजीब सा फिर से शुरू हो रहा है। द हंटर्स एंड गेट्स फिर से अपीयर हो रहे हैं। वैसे जिनबू को थैंक्स कहना चाहिए, उसी की वजह से मुझे सब कुछ याद था पिछले दुनिया के बारे में और इसी की वजह से मैंने ये एसोसिएशन और ये हंटर्स गिल्ड ये सब कुछ बना पाया। पर ये स्टारडस्ट इस बार ये नया है जो कि पिछली दुनिया में नहीं था। एक ऐसा स्टिमुलेंट जो कि लो रैंकिंग हंटर्स को ताकतवर बना सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब तक जितना कि हमें पता चला है, स्टारडस्ट जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ग्रिम रिपर गिल्ड के वाइस लीडर यानी ली मिनसियांग द्वारा, पर उसका गिल्ड मास्टर यानी लिम तैगू वो अभी ओवरसीज ट्रिप पे है। इसका मतलब वो सब कुछ अकेला कर रहा है। पर मुझे डाउट है कि वो इतना सब कुछ अकेला करने के कैपेबल है, उसके पीछे ज़रूर कोई है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन उठा के कहता है अरे ये बहुत रेयर है, तुम मुझे सर कह रहे हो। बाहर से आवाज़ आता है, एसोसिएशन लीडर सॉरी फॉर कॉलिंग यू सो सडनली। वो कहता है बताओ क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तभी हम देखते हैं जिन्हो को जो कि रोते हुए अपने भांजे के बारे में बताता है कि वो एक गेट के अंदर ट्रैप हो चुका है। ये सुन के वो कहता है मिस्टर जिन्हो, आपके भांजे से मतलब सूहो ना? वो बहुत चौंकता है। सो अब फाइनली स्टोरी थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला है क्योंकि अब जिनजुल को भी संग सूहो के बारे में पता चल चुका है। सो अब आगे क्या होगा? एपिसोड के शुरू में हम उसी रेगिस्तान में कुछ गाड़ियों को देखते हैं। गाड़ी के अंदर हम रियो सिंह को देखते हैं, यानी वही बंदा जो कि सूहो के साथ फाइट किया था। वो सो रहा था। तभी हम देखते हैं वापस सूहो आता है और कहता है हे उठ जाओ यार। वो उसे देख के कहता है ओह सूहो। सूहो कहता है अरे डेंजन क्लियर हो चुका है, ऑल्सो क्या मैं तुम्हारा फ़ोन कुछ देर के लिए ले सकता हूँ? वो कहता है ओ द डेंजन। तभी हमें डेंजन को दिखाया जाता है, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। वो कहता है सच में क्लियर हो चुका है? सीन शिफ्ट होता है, हम अब एयरपोर्ट में देखते हैं। वो यानी रियो सिंह सूहो को कहता है सूहो मैं कभी नहीं भूलूंगा कैसे तुमने पिरामिड फील्ड में हमारी जान बचाई थी। चलो तुम कोरिया वापस जाओगे उसके बाद भी कांटेक्ट रखते हैं। सूहो कहता है थैंक यू सो मच, मुझे कोरिया की फ़्लाइट पाने में तुमने भी बहुत मदद की है, नहीं तो मैं वापस नहीं जा सकता। ऑल्सो तुमने मेरी अंकल के साथ कांटेक्ट करवाया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। वो अपने अंकल को यानी जिन्हो को फ़ोन करा था जो कि उसकी आवाज़ सुन के ही रो दिया था। वो चिल्ला रहा था कि वो शायद सोच रहा था कि वो कहीं खो गया है या फिर उसके साथ कुछ हो गया था। पर सूहो सोचता है अंकल ने कहा है उसने हंटर एसोसिएशन में अपने किसी अक्वाइंटेंस को रिपोर्ट कर दिया है, शायद घर जाके उसे हंटर एसोसिएशन में जल्दी ही जाना होगा, उनसे मिलना होगा। पर तभी रियो कहता है पर ये बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है, एक डीमन जो कि लगभग एस रैंक जैसा ताकतवर था वो अपने आप रिट्रीट कर दिया और डेंजन को कोलैप्स करने में मदद करी, ये कैसी बात है? सूहो ये सुनकर थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है हाँ ये अजीब तो है, पर मैं लकी था ना इसीलिए।
और सोचता है मैं इसे बिल्कुल बता नहीं सकता आमूद के साथ आखिर क्या हुआ है। तभी पास्ट की सीन देखते हैं। आमूद के हाथ में हम फिर से सेकल्स को देखते हैं। ये देख के सुहो कहता है आखिरकार आमूद की चेन्स ये बाहर नहीं आए, इसी के वजह से तुम ये शैडो डंजन छोड़ भी नहीं सकते। तो फिर तुम अब क्या करोगे? मैं तो तुम्हारी सील को रिलीज ही नहीं कर पाया, मैं अपनी प्रॉमिस भी नहीं रख पाया। पर आमूद कहता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रॉमिस था वो था मुझे उस टॉम से बाहर निकालने का, जो कि पूरा हो चुका है। शायद ये सर्कल्स इस जगह में चारों तरफ फैले हुए हैं, इसीलिए मेरे यहाँ पे जाने का रेंज बहुत बहुत दूर तक है। वैसे उस टॉम से तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आमूद को ऐसे बात करते हुए देख के सुहो सोचता है वाह, इसकी भाई भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और तभी देखते हैं वो उसे पकड़ के एक खतरनाक जंप करता है। यह देख के एसिल चिल्लाती है और कहती है यंग मोनार्क। पर हम देखते हैं आमूद सुहो को लेके ऊपर आया है। ऊपर से वो अब पूरे शैडो डंजन को, पहाड़ को और सब कुछ को दिखाते हुए कहता है सच में हाँ, हो सकता है ये थोड़ा सा फेंट है, पर मैं ग्रेट नेचर को फील कर सकता हूँ जो कि मैं मिस कर रहा था। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अब से तुम्हें फॉलो करूँगा यंग मोनार्क। ये सुन के सुहो भी खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं वो रियो सिंह को बाय बाय करते हुए जाने लगता है। रियो उसे जाते हुए देख के सोचता है संग सुहो वो मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है, लड़ सकता है, यहाँ तक कि ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, पर वो सिर्फ एक बी रैंक हंटर है। मुझे अपने गिल्ड से कांटेक्ट करना ही होगा ताकि वो उसे स्काउट करे। दूसरी तरफ हम अब बेरू को बाहर आते हुए देखते हैं। वो कहता है बहुत समय बाद मैं प्लेन में चढ़ूंगा। सुहो कहता है मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो गेट्स कोरिया से कनेक्टेड थे वो बंद हो चुके हैं। वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि मैं वहाँ पे 7 टाइम्स तक अपनी लेवल बढ़ा पाया हूँ। वहाँ की बॉस मॉन्स्टर और वहाँ की अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ पे 7 टाइम्स तक अपनी रैंक को बढ़ा पाया हूँ। वैसे बेरू, क्या तुम अब चेक कर सकते हो मेरे करंट स्टैट्स वो आखिर क्या है, उसके हिसाब से मैं कौन से रैंकिंग पे आता हूँ? बेरू कहता है जितना कि समझ में आ रहा है तुम एक लगभग ए रैंक हंटर बन चुके हो। ये सुन के सुहो कहता है ओह, मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। लगता है कि अब समय आ चुका है फाइट की तैयारी करने का। वो समय जब मुझे ली मिनसियांग और उसी इतारिम की अपोस्टाइल से लड़ना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है शिवरली गिल्ड। वहाँ पे किसी को बातें करते हुए देखते हैं। हमारा गिल्ड बहुत बड़ा हो चुका है, हम सिर्फ एक सी रैंक के हंटर गिल्ड है, पर फिर भी अब हम बी रैंक के गेट में भी जा सकते हैं, क्योंकि बी रैंक के गेट जो कि इंचियन में खुला है वहाँ पे जाने का राइट्स हमें मिल चुके हैं। दूसरा बंदा कहता है हाँ बिल्कुल सही, देखो तो अब हमारे पास एक बहुत बड़े ऑफिस भी है। एक और बंदा कहता है ये सब कुछ इसी स्टारडस्ट की वजह से है। तभी उसके हाथ में हम स्टारडस्ट देखते हैं। वो कहता है इसी की वजह से हम लोग एक बी रैंक के गेट में जा सकते हैं। हमारी ताकत बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों, पर लगता है इसे खरीदना अब ब्लैक मार्केट में थोड़ा सा आसान हो रहा है, और पहले से ये इसका दाम थोड़ा सा घट भी रहा है। मुझे नहीं पता इसे कौन बना रहा है, पर मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तभी दूसरा बंदा कहता है क्या ये सच में अच्छा है, पर मुझे कुछ अजीब लगता है इसमें, पता नहीं क्यों। उसकी ये बात सुन के दूसरा बंदा कहता है हे, तुम तो एक बी रैंक के हंटर हो ना, तुम क्या समझोगी हमारे ऊपर से क्या जाता है, हम कैसे फील करते हैं। तभी हमें उसका नाम दिखाया जाता है किम संगसू, बी रैंक हंटर। वो कहता है मैंने सुना है हंटर एसोसिएशन एक लॉ तैयार कर रहा है ताकि इसका यूजेस बंद किया जाए। ये सुन के वो लोग कहने लगते क्या, पर क्यों, इसका तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और क्या फ़र्क पड़ता है उन्हें, क्या ये अच्छा नहीं है अगर इसे लेके हंटर्स जल्दी जल्दी गेट को क्लोज करते हैं तो? वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे। तभी देखते हैं वहाँ पे उसी एपोस्टाइल का एंट्री होता है। वो लोग उसे देख के चौंकते हैं, पर वो आते ही कहता है क्या यही है ना शिवरली गिल्ड? क्या ये वही गिल्ड है जिसके पास राइट्स है इंचियन गेट में जाने का? पर तभी किम सोंगसू वहाँ पे आता है और कहता है एक बच्चा, हाँ यही है शिवरली गिल्ड, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? वो कहता है वो गेट मेरे हवाले कर दो। ये सुन के उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, पर तभी वो बच्चा यानी वो एपोस्टाइल कहता है
मैंने कहा गेट को मेरे हवाले कर दो। और उसका ये कहते ही वहाँ पे सबके ऊपर हम उसी लोगों को ग्लो होते हुए देखते हैं। सभी उसके सामने झुक जाते हैं और वो लोग कहते हैं एपोस्टाइल आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। वो सबको देखने लगता है, चौंका हुआ है और कहता है सब कोई, आखिर क्या ये कोई जोक है? क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ? क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ? आखिर तुम लोग सडनली इसके सामने खड़े हो के बो डाउन क्यों कर रहे हो? उसे ऐसा करते हुए देख के वो एपोस्टाइल कहता है क्या एक हंटर है जो कि स्टारडस्ट को कंज्यूम नहीं किया है? दिस इज परफेक्ट। और तभी वो सबको ऑर्डर देता है अब से तुम लोगों को ना देखने की और ना सुनने की अनुमति है। और ये सुनते ही हम देखते हैं सारे जो एपोस्टाइल के चेले थे यानी जिन्हें की कंट्रोल किया जा रहा था वो अपने कान ढक लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। किम चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो बच्चे? वो सबको कहता है तुम लोग वही क्यों कर रहे हो जो कि ये बच्चा कह रहा है। तभी वही बच्चा कहता है मैं इस इंसान के अलावा किसी और से बात करना चाहता हूँ। हमारा क्रिएटर इस दुनिया को पोजेस करना चाहता है बिना किसी मास्टर के। मैं इसीलिए इस दुनिया यानी पृथ्वी पर आया ताकि उनकी विश पूरी कर सकूं। पर किम को उसकी बातें समझ में ही नहीं आ रहा था। एपोस्टाइल कहता है पर यहाँ पे आने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल आए हैं। क्रिएशंस उन्हें बनाया जाता है ताकि वो अपने क्रिएटर की विश को, उनकी मर्जी को फुलफिल कर सके। पर तुम इंसान, तुम्हारे पास अलग अलग पर्पसेस है। तुम लोग अपनी ही मर्जी से चलते हो। अब बताओ तुम लोग आखिर अपने क्रिएटर की कौन सा विश पूरा कर रहे हो? पर ये सुनते ही किम को गुस्सा आ चुका है। वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और कहता है द क्रिएटर, हु द हेल इज दैट? सबको पहले जैसा कर दो जैसे कि वो थे। क्या ये तुम्हारा कोई काइंड ऑफ कल्ट रिलीजन है? हो सकते हो तुम एक बच्चे, पर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पर यह सुन के एपोस्टाइल गुस्से में कहता है एक कल्ट? ये कहने की हिम्मत कैसे की तुमने? क्या तुम हमारे क्रिएटर का मजाक उड़ा रहे हो? और तभी उसके हाथ में तलवार को देखते हैं। वो बहुत गुस्से में है। किम कुछ करता उससे पहले ही वो कहता है एम्पलीफाई। और किम के मारने से पहले ही वो किम की बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है। सारे जो बंदे थे वहाँ पे सब देखते हैं पर कोई कुछ नहीं करता। वहाँ पे और एक बंदा था जिसको जाके शायद तलवार लगता है, वो भी वहीं पे मर जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे हम किम को मरा हुआ देखते हैं। उसका बॉडी आधा गिरा हुआ था। वहाँ की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। चारों तरफ बस खून और खून। वो तभी सबको कहता है सब कोई, अब तुम सबको फिर से देखने की और सुनने की अनुमति है। अब इस जगह को क्लीन करूँ। और वो बाहर आने लगता है। बाहर से कुछ लोग देखते हुए कहते हैं अरे अंदर ये आवाज़ कैसा? क्या फिर से हंटर्स ने कुछ कर दिया है क्या? पर वो वहाँ पे आते ही उनको भी कंट्रोल करता है और सब कुछ भूलने के लिए कहता है और सोचता है आखिर ये फ्री विल क्या है? सारे जो क्रिएशंस है जिनको कि बनाया जाता है वो अपने क्रिएटर की मर्जी को, विश को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। पर इस यूनिवर्स के क्रिएशन वो अपने ही क्रिएटर को अपनी ही मर्जी से मार दिए थे। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम एक बहुत खतरनाक बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जिसको कि सारे एपोस्टाइल के कंट्रोल किए हुए बंदों ने मिल के पकड़ के रखा है। तभी वहीं पे उसी एपोस्टाइल को देखते हैं। वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है एक मॉन्स्टर नहीं, अगर मैं अच्छे से एक्यूरेटली बोलूँ तो एक डायमेंशनल रिफ्यूजी जो कि डायमेंशनल क्रैक्स में रोम करता है। वो उसे देखते हुए कहता है तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल होगा है ना, अपने घर को खोना और अलग अलग जगह पे बस रोम करते रहना। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे गुस्से को बाहर निकालने का मौका देता हूँ। और तभी वो उसके ऊपर कुछ पावर इंजेक्ट करता है और कहता है अब जाओ बाहर जाके रैम्पेंट फैलाओ, तबाही फैलाओ अपनी मर्जी से, जहाँ जाने की इच्छा, जो करने की इच्छा करो। और सोचता है अब मुझे इस दुनिया को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना होगा, सब कुछ हमारे क्रिएटर की मर्ज़ी को फुलफ़िल करने के लिए। सो अब आगे क्या होगा
ये अपोस्टाइल आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल है, और वो मॉन्स्टर जिसको कि अब इसने खुला छोड़ा है वो आखिर कितना ज़्यादा तबाही फैला सकता है। सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला चैप्टर आने के बाद ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।